स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन के पेट का सीन, जहाँ पर वो जो ब्लैक मून होता है वो होश में आने लगता है और कहता है कि तो लगता है फाइनली जो ड्रैगन है वो मारा गया है और फाइनली ये टाइम आ चुका है कि मैं ड्रैगन हार्ट को पा सकता हूँ। तभी दिखा जाता है एकदम से जो जेफर की तलवार होती है उसके पेट के अंदर में घुस जाती है और जेफर उसको बाहर निकाल देता है और आगे बढ़ता है। एक और अटैक करता है, वो बहुत ज़्यादा दूर गिरता है जाकर। जेफर अपनी सिल्वर की के अंदर में ड्रैगन की जो लाश होती है उसको रख लेता है और कहता है कि इससे मैं जो ये ब्लैक मून है इसको ड्रैगन हार्ट से दूर रख सकता हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी में ये सभी चीज़ें इस वजह से हुई थी क्योंकि जो ब्लैक मून था उसने गलत तरीके से ड्रैगन हार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी थी। इस वजह से वहाँ पर एक पावर का ब्लास्ट हो गया था और वही लोग ड्रैगन की जो पावर है उसको बिना किसी प्रिपरेशन के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि या तो ड्रैगन के जितने पावरफुल हों या तो ड्रैगन से ज़्यादा पावरफुल हों। पर जो ब्लैक मून था वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था कि वो ड्रैगन हार्ट की पावर को पूरे तरीके से हैंडल कर सके। इस वजह से वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारा गया था। और थोड़े समय बाद जो डीमन कल्ट या फिर टॉर्टस की पूजा करने वाला जो कल्ट था उसकी 22 कल्ट लीडर आई और उसने ड्रैगन हार्ट उसी के साथ में जो ब्लैक मून था उसके मैजिक स्टोन को ले लिया और अंत में जो ब्लैक मून था वो कम्प्लीटली उनके द्वारा यूज कर लिया गया। और क्या तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो? और अपनी चैन को निकाल लेता है और कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की जो प्रजाति है वो तुमसे नफरत करने लगी और तुम्हें मरते हुए देखना चाहती थी। और लेकिन उससे क्या ही मतलब है, जैसा कि तुमने किया था वैसा ही टॉर्टस की पूजा करने वाले थे उन लोगों ने भी किया। उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया इस पूरी दुनिया को कब्जे में करने के लिए, जैसे कि तुमने एल्फ को धोखा दिया था। और वहाँ पर वो जो ब्लैक मून होता है वो उठने लगता है और कहता है कि खो 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 खो, और ये ड्रैगन की स्मेल है, उसी के साथ में एक इंसान की स्मेल और इंटरेस्टिंग। और जैसे ही मैं ड्रैगन के पेट से निकलने वाला था मुझे लगा था तो यहाँ पर मुझे कई सारे एल्फ मिलेंगे, पर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर किसी ड्रैगनाइट को देखूंगा। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है। तभी दिखाई देता है एकदम से जेफर होता है वो अपनी जो चैन होती है उससे उसको पेड़ में बांध देता है और स्टेक ऑफ फेथ को लेकर के आगे बढ़ता है और एकदम धुआंधार अटैक करता है। उसके बाद में स्टेक ऑफ फेथ को पकड़ता है, एकदम गोल 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 घुमा देता है चक्की के तरीके, और फिर सामने देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है और कहते हैं कि क्या वो यहाँ पर नहीं है और वो क्या यहाँ से निकल गया। पीछे दिखाई जाता है वो जो ब्लैक मून होता है वो एक पेड़ पे जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम मुझे एक कॉर्नर में धकेल करके खड़े कर दोगे, पर तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर दिया क्योंकि इससे तुमने अपनी कमजोरी को दिखा दिया। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि तुम पहले किसी पर अटैक करो, क्योंकि तुम्हें कभी भी पता नहीं होता है कि कौन तुम्हारे अटैक को रोक सकता है। और यही रीजन है, फिर भी तुमने ये सब किया और इसके पीछे बहुत ज़्यादा खतरनाक रीजन होगा। और मुझे लगता है कि ये इस वजह से क्योंकि तुम्हारी जो ड्रैगन पावर है वो लिमिटेड अमाउंट में ही बची हुई है और तुम उसको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हो। जेफर कहते कि ओ ये बहुत ज़्यादा शार्प है और अपने मन में कहता है कि जैसा कि उसने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ 48 सेकंड के लिए ड्रैगनिफिकेशन फॉर्म का यूज कर सकता हूँ, और जैसे ही ड्रैगनिफिकेशन वाली फॉर्म ख़त्म होगी तुरंत ही मैं एक लंबी नींद के लिए चला जाऊँगा और उसके बाद में मेरी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगी कि मैं एक उंगली को भी उठा सकूं। तो इस वजह से मुझे किसी भी तरीके से उसको ये चीज़ करवानी ही पड़ेगी। और आगे बताया जाएगा क्या चीज़। और जो बोलता है ब्लैक मून वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ, अगर तुम ड्रैगन हार्ट को मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को छोड़ दूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ जो एल्फ हैं उनसे ही अपना बदला चाहिए। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी जो जेफर होता है वो अपनी लैंग्वेज एन्चेंटमेंट का यूज करता है और कहता है कि हे वहीं पर खड़े हो जाओ। और दिखाया जाता है जो ब्लैक मून होता है उसके आसपास में कुछ चेन टाइप में आने लगती है शब्दों की, और जो जेफर होता है वो आगे बढ़ता है स्टेक ऑफ फेथ को लेकर के। जो ब्लैक मून होता है वो वहाँ से हिल नहीं पाता है और एकदम बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जेफर उस पर अटैक कर देता है। सामने दिखाया जाता है वहाँ पर जो ब्लैक मून होता है उसके सामने एक बैरियर बन गया होता है और जो ब्लैक मून होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है कि हे मैं कुछ कह रहा हूँ और मैं अभी अपनी बातचीत के बीच में हूँ, तो फिर मुझे अटैक करके बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करो। जेफर अपनी सिल्वर की से कुछ निकालने लगता है और कहता है कि हाँ, और इस समय पर जैसे ही मैंने अपनी लैंग्वेज एन्चेंटमेंट का यूज किया है तब से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी बॉडी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा स्टेमिना और माना को जमा करना पड़ेगा ताकि मैं इस पर लास्ट अटैक कर पाऊँ। और अपनी स्वॉर्ड ऑफ लाइट को निकाल लेता है। जो गॉडेस ऑफ लाइट होती हैं वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें इसके लिए परमिशन नहीं देती हूँ। जो जेफर होता है वो कहते हैं कि क्या, और दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड ऑफ लाइट होती है उससे बहुत ज़्यादा आग निकलने लगती है। जेफर कहते हैं कि फक, और ऐसा क्यों, और मैं उसको उस समय पर यूज कर
पा रहा था। हालांकि इस समय पर मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा माना और अच्छे स्टेट हैं, तो मैं इसका यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और क्या ये इस वजह से है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा माना नहीं बचा है, और या फिर यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम है? और गॉडेस ऑफ लाइट और गाली देता है और दिखाई देता है जो जेफर होता है वो एकदम पीछे जाने लगता है और चिल्लाने लगता है। जो ब्लैक मून होता है वो एकदम शांत हो जाता है, फिर कहता है कि हाँ, और मुझे नहीं पता कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करीब में था, और अगर मुझे वो अटैक लग जाता तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। और क्योंकि मैं अभी अभी ड्रैगन के पेट से निकला हूँ तो फिर मैं इस समय पर फाइट नहीं कर सकता हूँ, और इसी कारण से मैं बातचीत करके थोड़ा टाइम बाय करना चाहता था, पर ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी मिस्टेक है कि जो मेरे पैर हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और भले ही कुछ भी हो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों को ही नहीं हिला पा रहा हूँ, लेकिन मैं अटैक तो कर ही सकता हूँ। और कहता है कि जहर मेरे पास आ जाओ। जो आसपास का सारा जहर होता है वो उसके पास में आने लगता है, और जो वो होता है ब्लैक मून वो बताता है कि ये जब मैं एक एल्फ था तब की मेरी एक स्पेशल पावर है, मेरी अल्टीमेट स्किल, और बताया जाता है वेनम स्पेयर। ये जो ब्लैक मून है उसकी एक यूनिक स्किल है जिससे कि वो सारे पॉइजन को एक भाले के रूप में बना करके किसी पर भी अटैक कर देता है, और दिखाया जाता है वो जेफर पर अटैक कर देता है। जेफर की हालत खराब हो जाती है, जेफर बहुत तेज से चिल्लाता है, और जो वो ब्लैक मून होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि हाँ और कितनी ज़्यादा अच्छी चीख है, और मुझे ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सच में एक ऐसा इंसान जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है फिर भी वो मेरे सामने पड़ा हुआ है जैसे कि एक ड्रैगन, और एक इंसान तुम्हारे जितना ताकतवर, और तुम जिस समय पर चिल्ला रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर एक डीमन बन गया, और मुझे ये जो तुम्हारी चीखें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और मैं इसको थोड़े समय के लिए और चाहता हूँ इनको सुनना, लेकिन लगता नहीं है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है, मुझे भी और भी कई सारे काम करने हैं, तो फिर मैं तुम्हें शांति में भेज देता हूँ और गुड बाय। और अटैक करने वाला होता है, तभी दिखाया जाता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहते हैं कि हाँ, और ये साउंड, तभी दिखाया जाता है जो ट्री ऑफ लाइफ होती है उसकी जड़ें निकलती हैं और ब्लैक मून के अंदर में घुस जाती हैं। ब्लैक मून बहुत तेज से चिल्लाता है और कहते हैं कि हाँ, और ऐसा कैसे हो सकता है, ये रूट, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जेफर कहते हैं खो, और तुम कहते ही पागल ही हो, और जो ट्री ऑफ लाइट है उसका पूरा पॉइजन निकल चुका है, और ये तुम्हारे लिए ही थैंक यू है कि तुमने जो अपनी वो जो स्किल थी उसका यूज किया, जिससे जो ट्री ऑफ लाइफ और लेक थी वो पूरे तरीके से क्लीन हो गई। और अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जब जो 22 कल्ट लीडर थी वो ड्रैगन हार्ट और ब्लैक मून के मैजिक स्टोन को लेकर के गई थी, तो उसके बाद में उन लोगों ने उसका एक वेपन बनाया था जो कि लगातार पॉइजनस धुआं फेंक सकता था, और उसी के साथ में वेनम स्पेयर जो कि जहर का भाला, जो कि इसकी एक स्किल है ब्लैक मून की। और मुझे पक्के तरीके से पता था कि जो वो था मैजिक स्टोन उसका ओरिजिनल मालिक होगा, वो भी इस स्किल का यूज कर सकता होगा, और इसी वजह से मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया ताकि मैं उससे इस स्किल का यूज करवा सकूं, क्योंकि इससे वो आसपास के जो पॉइजन है उसको एक जगह पर जमा करता है और उससे ही अटैक करता है। इसी वजह से उसने जैसे ही अपनी जो स्किल का यूज किया तो आसपास का जो वो था ट्री ऑफ लाइट, उसी के साथ में जो वाटर ऑफ विटेलिटी थी, दोनों का पानी एकदम प्योर हो गया, और आसपास का एरिया है वो अच्छे तरीके से प्योरीफाई हो चुका है, और थोड़ा जो दूर का एरिया है वही पूरे तरीके से प्योरीफाई नहीं हुआ है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं लास्ट में जो सॉर्ड ऑफ लाइट है उसका स्किल का यूज करके उसको मार दूंगा, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो ट्री ऑफ लाइफ है वो मेरी मदद करेगा, और थैंक यू। और वहाँ पर दिखा जाता है जो ब्लैक मून होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने पॉइजन को जल्दी से रिलीज करना पड़ेगा, और डैम इट, मैं अपना जो माना है उसको जमा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा दिल है वो पूरे तरीके से फट चुका है। और जेफर कहते कि हाँ, और तुमने अपने एल्फ का जो समाज था उसको ही धोखा दे दिया, उसी के साथ में जो ट्री ऑफ लाइट जिसने कि तुम्हें हमेशा से ही बचा करके रखा उसको तुमने पॉइजन में डुबा दिया, और तुम्हारे लिए मरना ही एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। और एकदम से उठाता है और कहता है कि तुम कुत्ते के बच्चे कहीं के, तुम मर जाओ, और अटैक कर देता है, उसके सर को फाड़ देता है, और उससे उसे रेमियल मैजिक स्टोन मिलता है। रेमियल देखो ब्लैक मून का नाम था, ठीक है, और उसी के साथ में रेमियल कॉर्स उसकी मतलब लाश मिलती है। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब तक जेफर ने ये न्यूज दी कि जो ब्लू ड्रैगन है वो मारा गया है, तब तक जो सभी के सभी लोग थे उन्होंने इस चीज़ को फील कर लिया था, और वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है
जिससे जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो दोबारा से ठीक होने लगता है। इसको देख करके सभी लोग कहते हैं कि तो जो ट्री ऑफ लाइफ है वो दोबारा से ठीक हो रहा है। अल्टायर कहती है कि इसका मतलब ये है, और तभी वो जो छोटी सी आंख होती है उससे जेफियर अनाउंस करता है कि फाइनली जो ब्लू ड्रैगन है वो मारा गया है और जो ड्रैगन हर्ट है वो सिक्योर हो चुका है। तो सभी के सभी लोग जो बचे हुए मॉन्स्टर हैं प्लीज उनको मार दीजिए। और सभी लोग होते हैं वो एकदम खुशी के मारे नारे लगाने लगते हैं और हिपी फुर्रे जेफियर बोलने लगते हैं। जो अल्टायर होती है वो उसी आंख की तरफ में देखती है और कहती है कि जेफियर क्या तुम इनकी जो चीखें हैं वो सुन पा रहे हो। और जेफियर और वहाँ पर दिखाई देता है जो जेफियर होता है वो एकदम मतलब बेहोश होने लगता है, जैसा कि उसने बताया ही था कि वो जब अपनी ड्रैगनिफिकेशन की पावर को ख़त्म करेगा उसके बाद में एक बहुत ज़्यादा लंबी नींद के लिए चला जाएगा। और जेफियर नीचे गिर रहा होता है। अल्टायर चिल्लाती है जेफियर। तभी दिखाया जाता है जो ट्री ऑफ लाइफ होता है उससे कुछ जड़े टाइप में निकलती हैं। जेफियर उन्हीं के ऊपर में गिर पड़ता है और जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो कहता है कि थैंक यू ड्रैगोनाइड, और तुमने मेरी मदद करी है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ एकदम सेम ही करूँगा। और उसको उठाता है और अपने शायद अंदर ले लेता है या फिर कुछ चैम्बर टाइप में। और वहीं पर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है रानी के कमरे का सीन, जहाँ पर वो सभी की सभी जड़ें होती हैं वो भी एकदम दोबारा से लहर जाती हैं। और जो नेड होता है वो वहीं पर पड़ा होता है, एकदम उसकी हालत ख़राब होती है। वो उन्हीं जड़ों को देखते हुए कहता है कि जो ट्री ऑफ लाइफ की सभी के सभी जड़ें हैं वो दोबारा से रिवाइव हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जेफियर तुमने फाइनली ये कर ही दिया है और मैं यहाँ तक अपने जो वजन है उसको भी नहीं उठा पा रहा हूँ। और वहाँ पर उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, मासा को, और कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने मुझ पर मेरी ही मार्शल आर्ट टेक्निक से अटैक किया है। और उसके पास में एक ऐसी स्किल थी जिससे वो किसी के भी अटैक को डुप्लीकेट अटैक करके मुझ पर ही उसने मेरी ही मार्शल आर्ट टेक्निक से मुझ पर अटैक कर दिया। और मैंने बहुत ज़्यादा खून को खो दिया है, मेरे पास में कोई भी पोशंस नहीं बचे हैं और ना तो मैं स्पिरिचुअल पावर की मदद से अपनी बॉडी को रिस्टोर कर पा रहा हूँ। तभी एक छोटी सी बेल उसके पास में आती है और इसको देख करके नेड कहता है क्या एक बेल, और वो उसके हाथ के आसपास में आने लगती है। तभी वो जो एल्फ की क्वीन होती है वो उधर से बोलती है कि प्लीज सर नाइट आपको बिल्कुल भी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो बेलें हैं वो मेरे हाथों और पैरों के तरीके काम करती हैं। मैं यहाँ पर हिल नहीं सकती हूँ लेकिन फिर भी आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है तो फिर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और एकदम से उठने लगती है। नेड उधर तरफ देखता है और जो प्रिंसेस होती है वो पूरे तरीके से उठ जाती है और कहती है कि मेरा नाम है सिल्वास्ता, क्वीन ऑफ एल्फ। और जो सिल्वास्ता होती है वो कहती क्या, और खून की सुगंध, ऐसा लगता है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और सर नाइट यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको ट्रीट कर देती हूँ। और वहीं पर हमें सेम टाइम पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है जेफियर, और हाँ तुम्हारे पिता हैं तुमको यहाँ पर छोड़ करके बहुत ज़्यादा दूर जगह पर चले गए और दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाए। और हालांकि तुम ये सब चीज़ों को देख सकती हो। और छोटा जेफियर होता है उसके सामने कोई खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे, और मैं तुम्हें एकदम नॉर्मली अच्छे तरीके से बड़ा करना चाहती हूँ, एकदम सेफ जगह पर, ना कि तुम्हारे पिता के तरीके। और वहाँ पर दिखाई देता है कोई जेफियर को गले लगाया होता है, शायद से वही औरत होती है, और कहती है कि मैं अब आगे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती हूँ, और जो तुम्हारी मॉम है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकती थी। और सॉरी वहाँ पर खून निकलना होता है और वो कहती है कि ये लास्ट बार है जो कि ये जो तुम्हारी मॉम है वो तुम्हें सिखा सकती है। और जेफियर अपनी स्वॉर्ड को मजबूत करते रहो और तुम्हें खुद से ही आज से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जेफियर एकदम से अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि ये एक सपना था और माँ, और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और नहीं मैं इस समय पर कहाँ हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गया और कितना ज़्यादा टाइम बीत गया है। तभी एकदम से आवाज़ आती है 72 घंटा 18 मिनट और 29 सेकेंड। और प्लीज़ ड्रैगोनाइट आपको भी हिलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी आप रिकवर कर रहे हैं। और जो ट्री ऑफ लाइट होता है वो कहता है कि आप अभी मेरा जो मतलब पेड़ का अंदर का एरिया है उसके अंदर में है, और एक इंसान बनने लगता है और कहता है कि मैं यगरासिल हूँ ट्री ऑफ लाइफ और मैं यहाँ पर रीइंकारनेट होता रहता हूँ। और सामने की तरफ में देखता है जो जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि तो ये है ट्री ऑफ लाइफ, और मेरी पिछली ज़िंदगी में जब हम लोगों ने रेड को फेल कर दिया था तब मैंने सुना था कि जो ट्री ऑफ लाइफ उसी के साथ में हम लोग क्वीन को नहीं बचा पाए थे, और इसी वजह से मैं उससे पहले कभी भी नहीं मिला था। और लेकिन मैं डेरियल को अच्छे तरीके से जानता हूँ और उसने मुझे कई सारी चीज़ें इनके बारे में बताई थी। जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो कहता है कि मेरे इस फॉर्म को
मेरी सिर्फ और सिर्फ वाइफ ने ही देखा है और मैं इसको अपनी बाहर किसी को भी नहीं दिखाता हूँ और यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने भी मेरे इस फॉर्म को नहीं देखा है। जेफर होता है वो कहता है क्या तुम किसी इंसान के विचार को भी पढ़ सकते हो? जो वो पेड़ होता है वो कहता है कि हाँ, और मैं किसी भी इंसान की बॉडी से निकलने वाले सिग्नल से उसकी जो विचार हैं उनको पढ़ सकता हूँ और ये मेरी एक पावर है। अगर मैंने इससे तुम्हें गुस्सा दिलाया हो तो फिर मुझे माफ़ कर देना। जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। एक ऐसी आंखें जिनको देखने पर लगता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं और मैं इसके दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो कहता है कि डिफेंसिवनेस और अनईजीनेस, तुम्हें ऐसे इमोशन को फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं और बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं। और जो फ्रूट होता है उसको दे देता है और कहता है कि इसको खा लो, इससे तुम्हारी बॉडी जल्दी ही रिकवर होगी। और नॉर्मली तुम जब अपनी जो ड्रैगनिफिकेशन का फॉर्म ख़त्म होता उसके बाद में तुम्हारी जो बॉडी थी उसको लगभग में 1 हफ्ते की नींद के लिए जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रीट किया है तो फिर तुम इतनी जल्दी उठ गए। और जब मैं ब्लू ड्रैगन के पॉइजन के कारण बंधा हुआ था तब भी मैं अपने चिल्ड्रन के थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू सब कुछ देख पा रहा था और तुम हो जिसने मेरे बच्चों की मदद करी है और उसी के साथ में तुमने मेरी वाइफ को भी सेव किया है। और नेड होता है वो रानी की गोद में पड़ा होता है और उसी के साथ में जो रानी होती है वो उसके मुंह पर फूल लगा देती है। और जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो कहता है कि ये एक बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं किसी से कोई भी चीज़ को लेता हूँ तो फिर मुझे उसी के बराबर की चीज़ उसे रिटर्न में लौटानी पड़ती है और यही इस ऑर्डर का एक फाउंडेशन है और मैं ही हूँ जो कि यहाँ पर ऑर्डर को फैलाएगा। और जेफर होता है वो एकदम अजीब तरीके से अपने मन में कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये किस बारे में बात कर रहा है और मैं ही होऊंगा जो कि ऑर्डर को फैलाऊंगा और चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने इसकी मदद करी है तो पक्का ही वो मुझे थैंक बोलने की कोशिश कर रहा होगा और मुझे यहाँ पर कोई भी इससे दुश्मनी फील नहीं हो रही है। और उसी के साथ में डेरियल ने मुझे उसकी मेरी पिछली ज़िंदगी में बताया था और जहाँ पर जो डेरियल होता है वो बताता कि हाँ, और मेरे फादर, और जैसा कि तुमने कहा वो एक डेमी गॉड हैं जो कि एक मतलब गॉड के लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गॉड की उपाधि नहीं मिली है। जेफर कहता है कि चाहे जो भी हो लेकिन मैं इसके शब्दों के जाल में नहीं गिर सकता हूं और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने फेवर में बना लूँ। जो जेफर होता है वो कहता है कि ओ, एक बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और हाँ वैसे मुझे ये पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ठीक करना इसको तुम एक बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बुला भी सकते हो। जो वो पेड़ होता है वो कहता है कि लगता है तुम्हें ये नहीं पता है, जैसे ही तुम इतनी लंबी नींद के बाद में उठे हो तो तुम्हारा जो ड्रैगन हार्ट है अंदर से वो तुम्हारी जो कमज़ोर सी बॉडी है उसमें जब प्लांट हुआ था तो उसमें एक साइड इफ़ेक्ट था। और जो जेफर होता है वो एकदम गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये कमीना, और ये मेरे मतलब अंदर तक मुझे देख पा रहा है, मेरी हर बात को जान पा रहा है। जो पेड़ होता है वो कहता है कि हाँ, और ये भी मेरी एक पावर है, और जब जब तुम्हारी जो ड्रैगन हार्ट की पावर है वो 10% से बढ़ेगी तो फिर तुम्हारी बॉडी को रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब से तुमने ड्रैगन से और जो वो था ब्लैक मून उससे लड़ाई करी है, जिससे जो तुम्हारा ड्रैगन की पावर है वो 23% पर पहुंच गई है और अभी तक तुम्हारी बॉडी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इन जो 72 घंटे थे उसमें तुम्हारी बॉडी को पूरे तरीके से रीएडजस्ट कर दिया है और ये तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है कि तुम इसी के साथ में अपना जो ब्लू ड्रैगन का हार्ट है उसको भी ट्रांसप्लांट करा सकते हो और ये जो बैलेंस है वो एकदम ठीक है। और चलो अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं यंग ड्रैगनाइट, और मैं तुम्हारे अंदर में ब्लू ड्रैगन हार्ट को प्लांट कर दूंगा और उसके बाद में तुम्हें मेरे लिए एक मेरी रिक्वेस्ट को अपनी कहानी को सुना रहा है और बोलता है कि 9,990 साल 8 महीने 27 दिन 12 घंटा 11 मिनट 49 सेकेंड और लिटरली मैंने PhD कर ली। हाँ अभी देखना कल तुम्हारे पास वो भेजूंगा एक बढ़िया सा, एक मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो फिर बताता है कि उस समय पर उस दिन पहला एक बीज था जो कि अपने सेल से उसने तोड़ा और उसके बाद में उसका उगना मतलब स्टार्ट हुआ और तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि तैयार हो जाओ, और कहता है कि उसे थोड़े समय बाद उसका मतलब पता चल गया और हाँ मैं वही था। फिर मुझे अपना जो मिशन था वो पता चल गया, मुझे उस दिन के लिए तैयार होना था जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद में मैं लगातार बड़ा होता रहा और आसपास मानव को फैलाता रहा और आसपास का जो लेक ऑफ विटेलिटी थी उसके प्योरिफिकेशन करता रहा
उसके बाद में 1000 साल में ये जो दुनिया थी वो ऊपर से नीचे देखकर पूरे तरीके से बदल गई, जिसको कि पहचाना भी नहीं जा सकता था। और ऐसा होता रहा। उसके बाद में एक स्पीसीज ने जन्म लिया जो कि मेरे हाथ और पैर बने। उसके बाद में सभी चीज़ें स्मूथली जा रही थी और जो मेरा मिशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। बस मुझे उस दिन का इंतज़ार करना था जिस दिन के लिए मेरा जन्म हुआ है, पर उसी समय। और वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो होती है प्रिंसेस, या फिर ये कौन है, एल्फ की क्वीन, इसका नाम है सिल्वास्ता। जो सिल्वास्ता होती है वो कहती है कि तो, और ये गर्म और छोटा और ये हमारा प्यारा बच्चा है, और कहती है कि थैंक यू यज्ञ, और प्यार से बोले यज्ञ, ठीक है। और कहती है कि अब मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशनसीब औरत हूँ। और जो पेड़ होता है वो कहता है कि उस मोमेंट पर मैंने अपनी आत्मा से कसम खा ली कि मैं अपने मिशन के खिलाफ में जाऊँगा, और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी प्राइज को पे करना पड़े। और देखो आज मतलब आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेफर होता है वो यग्रासिल के सामने बैठा होता है। जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर ब्लू ड्रैगन के हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दूंगा, उसके बदले में तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। और क्या होगी वो रिक्वेस्ट, और वो इतनी बड़ी जब कंडीशन को रख रहा है तो जो रिक्वेस्ट है वो पक्का ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। और ये इतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस समय पर जो ड्रैगन हार्ट है वो मुझ में ट्रांसप्लांट हो रहा होगा, मैं पूरे तरीके से डिफेंसलेस होगा, और मैं ऐसे किसी पर इसको नहीं छोड़ सकता हूँ जिस पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। तो मुझे ये पहले जानना होगा कि वो मुझसे क्या चाहता है। जो पेड़ होता है वो कहता है कि तो ये बताओ कि मैं फ्यूचर में कैसे मरने वाला हूँ। जो जेफर होता है वो कहता है कि क्या, और जो पेड़ होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जो एक्शन थे उनको पहले अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में मुझे लगा कि तुम पहले से ही हर चीज़ को जानते हो। इस वजह से एक क्लू को ढूंढने के लिए मैंने तुम्हारे सपने को देखा, और पहली चीज़ जो मैंने देखी वो तुम्हारा उस औरत से कनेक्शन। लेकिन मैं गलत था, और उस औरत, देखो दैट वुमन कितना ज़्यादा मतलब एकदम लाल अक्षरों में लिखा गया है, तो पक्का ही आगे जा करके इसकी मॉम का भी कुछ ना कुछ तो रोल हो गई। और जो पेड़ होता है वो कहता है कि और तुम्हारा जो कनेक्शन उसके साथ में बहुत ज़्यादा कम था, और अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी उसकी बातों को सुनने का पॉइंट नहीं था, और इस वजह से मैंने इस दुनिया के सीक्रेट को देखना चुना, और मैंने उस जो क्लू था उसको देखा। और वही जो खतरनाक सीन होता है पूरा देखने लगता है, और कहता है कि एक चेहरा जिसको कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नज़र देखते ही पहचान सकता हूँ। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि या तो तुम्हें कोई भविष्यवाणी मिली है, या फिर तुम्हें पहले से ही पूर्व अनुमान हो चुका है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और कोई भी मेथड हो, तुम्हें कोई फ्यूचर का कुछ ना कुछ पता चल गया है ना, और सच में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर पता है। जेफर कहते हैं कि हाँ, तो उसने मेरा जो दिमाग था उसको पढ़ लिया है, और ये एकदम अल्टायर की जो कम्युनियन स्किल है उसके ही तरीके है जैसे कि वो मेरे दिमाग को पढ़ सकती है। और चलो यहाँ पर अब कोई भी पॉइंट नहीं है कि मैं उससे अपनी बातों को छुपाऊँ। और कहता है कि हाँ, मेरे जो फ्यूचर के साथी होने वाले हैं वो यहाँ पर आकर के लड़ेंगे, और उसी समय पर तुम्हारी पॉइजन के कारण बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी, तुम्हारी मौत उसी में हो जाएगी। और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे ये नहीं बताना चाहिए कि मैं फ्यूचर से वापस आया हूँ, और ये अच्छा रहेगा कि मैं इसे कह दूँ कि मुझे एक पूर्व अनुमान हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। जो पेड़ होता है वो अपने मन में कहता है कि ओह, तो ये लगातार सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको छुपा रहा है। और चलो सही भी है कि ये इतना ज़्यादा इसके लिए स्ट्रिक्ट है, सतर्क है। और कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे लगा ही था कि मैं इस दुनिया के अंत को नहीं देख पाऊँगा, और लेकिन अगर तुम ऐसा फ्यूचर देखो जिसमें कि मैं इस दुनिया के अंत तक रहूं, तो फिर तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है। और हाथों में कुछ निशान टाइप में आने लगते हैं उसके, और वो सामने कर देता है। और जेफर होता है उसको देख करके कहता है क्या ये सिंबल, और पुराना याद करने लगता है जहाँ पर उसने वो जो टॉर्टस की पूजा करने वाला हेड था उसके साथ में भी एक ओथ रिंग बनाई थी। और देखो अगर याद हो तो फिर याद है, और वरना फिर कुछ भी हो। और ये दोनों की दोनों जो एबिलिटी हैं वो एकदम सिमिलर ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो यग्रासिल के ऊपर जो लगा हुआ है निशान, ये बहुत ज़्यादा एडवांस एबिलिटी है। जेफर का एकदम से सर दर्द होने लगता है। पेड़ होता है वो अपने हाथ से जो सभी के सभी पैटर्न बने होते हैं उनको हटा लेता है,
और कहता है कि तुम इसको लंबे समय के लिए मत देखो और तुम्हारा अभी जो ताकत है वो इतनी नहीं है कि तुम इसको लंबे समय के लिए देख पाओ। और चाहे जो भी हो, मेरे पास एक मिशन है जो कि मुझे फोर्सफुली करना ही पड़ेगा। और वैसे मैं तुम्हें जो मेन पॉइंट है वो बता नहीं सकता हूँ, प्लीज मेरी बात को समझो। और 7 ड्रैगन उसी के साथ में मैं, हम सभी लोगों को ऑलमाइटी के द्वारा एक मिशन मिला हुआ है और जब तक कि हमारे पास वो मिशन है तब तक हम लोग उस मिशन से दूर नहीं जा सकते हैं, जब तक कि हम लोग मर ना जाएं। जेफर कहते हैं कि हाँ, और मैं जानता हूँ एक ऐसा मिशन जिसके तुम खिलाफ जा ही नहीं सकते हो। और यही कारण था जिस कारण से मैंने ब्लू ड्रैगन को मार दिया। जब इस दुनिया का अंत आएगा तो जो ड्रैगन है उनको मिशन मिला हुआ है कि वो लोग पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करेंगे और जो ब्लू ड्रैगन है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टॉर्टस का एक सबऑर्डिनेट बन जाएगा जो कि फ्यूचर को बर्बाद करके रख देगा। और मैंने यही मिशन देखा था। और ऐसे देखा जाए तो तुम भी ड्रैगन के तरीके ही हमारे दुश्मन बन जाओगे। जो यगरासिल होता है वो कहता है कि हाँ, और मैंने अपने मिशन पर कभी भी डाउट नहीं किया। और वैसे ये जो दुनिया थी इससे मुझे कुछ भी लेना देना ही नहीं था, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रानी होती है सिल्वास्ता, वो कहती है कि तो तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो यग। और यग देखो प्यार से कह रही है और कहती है कि मैं हमेशा से ही इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ कि अगर मैं जन्म दूंगी तो फिर मैं लंबे समय के लिए नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसी वजह से मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा कम बची है। पर मेरी मेमोरी जो कि हम लोगों ने एक साथ में देखी हैं वो अगर साथ में आगे जा कर के कंटिन्यू रहेंगी तो फिर यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और मुझे कभी भी डर नहीं लगता है जब तक कि हमारा जो सपना है वो हम लोगों ने एक साथ देखा है वो सही हो जाए। और लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक और ज़्यादा चीज़ को मांगती हूँ और बताया जाता है कैलिस ऑफ कॉन्सेप्शन। इसको पीने के बाद जो रानी है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। और कहती है कि प्लीज़ मुझे इसको पिलाने के बाद में प्रेग्नेंट मत करो और मुझे जो अपना चाइल्ड है उसको एक डिफरेंट मेथड के थ्रू पहुंचाओ। और एक मैन और एक वुमेन जैसे ऐसे करते हैं और उसके हाथ को लेती है, अपने मुंह पर लगा लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे प्यार सिखाओ और मेरे यग। और देखो यार, इसको एक्सप्लेन करने में सच में ऐसी तैसी हो गई और क्या ही बताओ कर सकते हैं। और जो पेड़ होता है वो उधर से मुड़ जाता है और कहता है कि सडनली सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन के कारण मुझे ये दुनिया अच्छी लगने लगी और इसी कारण से मैं पूरे तरीके से कह सकता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग को अच्छे तरीके से समझ पाओगे ना जेफर। और वहाँ पर जो जेफर होता है वो अपने यार याद करने लगता है और ड्रैगन हर्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जेफर लेटा होता है और यगरासिल अपनी पावर का यूज कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा ताकि तुम इस दुनिया के अंत के खिलाफ में खड़े हो पाओ और मैं तुम्हें जितनी मदद हो सके उतनी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बदले में जब समय आए तब तुम मुझे मार देना ताकि मैं अपने बच्चों और मेरी जो वाइफ है उसको बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाऊं अपने मिशन के कारण, और यही मेरी रिक्वेस्ट है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो जेफर होता है वो पहले के तरीके ही एकदम एक जगह पर आ जाता है और कहता है कि फकिंग बास्टर्ड। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि अगर शब्द काम नहीं आएंगे तो मैं उसको ड्रैगन हर्ट उसी के साथ में जो ब्लैक मून था उसका मैजिक स्टोन था उससे उसे धमकी दूंगा, लेकिन उसने मुझे एक बुरा बंदा बना दिया। अगर उसके ऐसे कोई भी बुरे इरादे होते तो फिर वो अभी तक मेरी बॉडी को बर्बाद कर देता जब मैं सो रहा हूँ और इस समय पर डिफेंसलेस हूँ, पर उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। और मेरी तरफ से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही भी है। और जो पेड़ होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी लवर है प्रिंसेस वो अभी इनएक्सपीरियंस है और उसी के साथ में जो ड्रैगन हर्ट है उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और इसी वजह से मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन हर्ट को तुम्हें प्लांट कर दूंगा तो फिर तुम्हारा जो प्लान है वो और भी जल्दी आगे बढ़ पाएगा। और जो जेफर होता है वो कहता है कि चलो फिर मैं अपना जो ट्रांसप्लांट है उसको यगरासिल पर छोड़ देता हूँ और अपने एकदम मस्त वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मुझे अपना पार्ट भी पूरा करना चाहिए। और ये मेरी कॉन्शियसनेस है जहाँ पर मैं जो ड्रैगन के थॉट्स हैं अगर उनको नहीं हरा पाता हूँ तो फिर चाहे मेरी फिजिकल बॉडी में ट्रांसप्लांट कंप्लीट भी हो जाए फिर भी जो मेरी बॉडी होगी वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर ड्रैगन उस पर कब्जा कर लेगा। मेरी पिछली ज़िंदगी में इस स्पेस में लड़ने में मुझे 1 महीना लगे था, चलो यहाँ पर देखते हैं कि अब मुझे यहाँ पर कितना समय लगेगा। और कहता है कि आ जाओ, तभी सामने से आवाज़ आती है कि ओ अच्छा तो ये तुम्हारा एक कंप्लीट फॉर्म है।
और इसको देखने में ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। जैफर सामने चौंक जाता है। सामने एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है कि तो तुम इतनी ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो, और मुझे लगता है कि हम लोग अभी अभी तो लड़े ही थे, ऐसा लगता है कि तुम मेरे इस फॉर्म से फेमिलियर नहीं हो। और सामने दिखाया जाता है जो ब्लू ड्रैगन होती है वो अपने लड़की वाले फॉर्म में होती है और कहती है कि कम हियर और ड्रैगन स्लेयर यहाँ पर आओ, और हम लोग बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड को लड़ा ही चुके हैं, और मेरे लिए यानी कि 48 के लिए कुछ चाय को दो आकर के मुझे। जैफर होता है वो कहते हैं क्या ब्लू ड्रैगन और ये, और नहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक में दिखाया जाता है जो डेरियल होता है वो कहता है कि हाँ, और तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैफर है वो मेरे फादर के साथ में है। जो अल्टायर होती है वो कहती है क्या वो तुम्हारे फादर हैं, तो फिर जो ट्री ऑफ लाइफ वो क्या है। तभी जो एक लड़की होती है, इसका नाम शायद मिलिया था, और वो कहती है कि क्या मुझे लगता है कि जो ट्री ऑफ लाइफ है उसने जैफर को खा लिया है, और मैं यही एक पॉसिबिलिटी को देख पा रही हूँ। जो डेरियल होता है वो कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब क्या है, उसने जैफर को खा लिया होगा, और तुम ऐसी खतरनाक चीज़ कैसे ही बोल सकती हो। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरे फादर हैं वो जैफर को ठीक कर रहे होंगे। इसको सुनकर जो वो होता है फिलिप, वो अपने मन में कहता है कि क्या हम लोग को इस चीज़ को अलाउ करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा अगर सर जैफर को ट्री ऑफ लाइफ ने पकड़ के एक हॉस्टेज बना लिया। और जो डेरियल होता है वो अपने मन में कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग पावर जो कि जैफर की अभी बिलोंग नहीं करती है, और क्या ये ड्रैगन हर्ट हो सकती है। और आंखें खोलते हुए कहता है कि जब जैफर दोबारा से सामने आएगा तो वो पहले से एकदम पूरा डिफरेंट ही पर्सन होगा। और अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जैफर होता है वो ब्लू ड्रैगन के जो फॉर्म होता है उसके पास में बैठा होता है, और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है कि माइटी ड्रैगन का मैं ऐसा फॉर्म देख पा रहा हूँ, मतलब ह्यूमनिक फॉर्म। और अपने मन में कहता है कि मैं अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसमें भी इस फॉर्म को नहीं देख पाया था। और ये जो फॉर्म होते हैं, जो सभी के सभी लोग होते हैं, वो अपना ही ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसी में ज़्यादातर कंफर्टेबल रहते हैं। और इसके पीछे का एक रीज़न होता है, वो लोग अपने फॉर्म को इस वजह से बदलते हैं। पहला, जब तुम किसी से सुपीरियर हो तब वो लोग अपने फॉर्म को बदलते हैं, और या फिर जब तुम्हारे कोई बराबर हो और लेकिन फिर भी तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो तब वो लोग अपने फॉर्म को बदलते हैं। और तीसरा, या फिर उन लोगों को किसी को बुद्धू बनाना होता है या फिर पागल बनाना होता है तो वो लोग अपने फॉर्म को बदलते हैं। और मेरे हिसाब से ये तीसरा वाला तो नहीं हो सकता है, भले ही ये थोड़ा सा अजीब हो, लेकिन ये जो ड्रैगन है इसके पास में बिल्कुल भी ये टैलेंट नहीं है कि ये किसी को भी बुद्धू बना सके। जो ड्रैगन होती है वो कहती है कि चलो मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, और वैसे मैं इस समय पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ पॉइजन के कारण, और फिर भी तुम मेरे खिलाफ जीत गए। और सबसे पहली बात, ये जो स्पेस है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरी पूरी लीज एनर्जी से भरा हुआ है, और पता नहीं क्या है ये लीज एनर्जी, ठीक है कुछ एनर्जी होती होगी। और कहती है कि मैं इस समय पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास में कोई भी रीज़न है कि मैं तुम्हें एक अजीब अपरिचित मानूं, स्ट्रेंजर मानूं, ठीक है। और कहती है कि इस समय पर जो मेरी लीज है उसने भी तुम्हें जब परमिशन दे दी है तो मैं ऐसा क्यों ही करूँगी। तभी कुछ एकदम बिजली कड़कने लगती है। जो ब्लू ड्रैगन होती है इसका नाम 48 है तो इसे 48 बोलेंगे। जो 48 होती है वो कहती है जो मेरी लीज है वो थोड़ी सी अपसेट है, और हाँ मेरी लीज अपनी लीज से बात करने लगती है और कहती है कि हाँ, और तुम एक पिद्दी से ह्यूमन को अपना मास्टर नहीं चुन सकती हो। और हाँ ठीक है, जो मैं हूँ बिल्कुल तुम्हारी बात को सुन रही हूँ। और कहने लगती हे। और ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। जो जैफर होता है वो कहता है कि फक, और ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। और ये जो साइकोपाथ है एकदम बैटल के लिए तैयार ही रहती है। और मेरी पिछली ज़िंदगी में जब मैं इससे अपने स्पेस में फ़ाइट किया था तो मैं इससे इसी वजह से जीत पाया था, क्योंकि ये जो ड्रैगन है ये बहुत ज़्यादा फ़ाइट के लिए एकदम आगे बढ़कर ही रहती है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो ड्रैगन होती है वो कहती है कि चलो, और जब तुम मुझसे फाइट कर रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और तुम्हारे पास में एकदम अमेजिंग टैलेंट है, तो तुम्हें मारना बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, और मैं तुम्हें रिकवर होने का टाइम दूंगी और थोड़ी सी पावर भी दूंगी, और जब तुम रेस्ट कर लेना फिर मुझसे दोबारा लड़ने आना। जैफर होता है वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि बहुत दिन तक लगातार ऐसा ही चलता रहा। वो मुझे लगभग में अधमरा कर देती थी, उसके बाद में फिर रिवाइव करती थी, फिर ऐसे ही करती थी, पूरा ऐसे लगातार रिपीट होता ही रहा, जब तक कि मैंने उसे
बहुत बुरे तरीके से हरा नहीं दिया। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस कारण से मेरी जो बैटल स्किल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और अब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ऐसे तुम कह सकते हो कि अब वो मेरी एक टीचर बन चुकी है। पर फक, और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो लोग भी मुझे सिखाते हैं और सबको याद करने लगता है, कहता है कि उसके उन सभी के साथ में कुछ ना कुछ उनकी पर्सनैलिटी में इशू क्यों होता है। और जो ड्रैगन होता है वो जेफर के मुंह को देखते हुए कहती है कि ये क्या हो गया और तुम ऐसा खराब सा चेहरा क्यों बना रहे हो। जेफर कहता है क्या इसमें हंसी वाली क्या बात है, मतलब मज़ेदार क्या बात है। जो ड्रैगन होती है 48 वो कहती है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, और अब मैं मरने वाली हूँ तो इससे जो मेरा ये मिशन था एकदम ख़राब सा, मैं उससे भी फ्री हो जाऊँगी। और मेरे हिसाब से उसके बाद में मैं एक सबसे ज़्यादा जल्दी किसी भी ड्रैगन से अपनी लीज से जाकर के मिल जाऊँगी। और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ताकि मैं मर गए तुम्हारी जो ट्रिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से देख पाऊंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा जो लास्ट तुम्हारे साथ बैटल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और एक वॉरियर के तरीके मुझे कोई भी रिग्रेट ही नहीं है। जेफर वहाँ पर शांत हो जाता है। 48 होती है, वो कहती है कि अगर तुम किसी इंसान की सोल को या फिर आत्मा को देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसके हाथ में क्या है ये देखना पड़ेगा। और एक आर्टिस्ट होता है वो अपने हाथ में एक ब्रश को लेकर के रखता है, जो म्यूजिशियन होता है वो अपने गिटार पर अपनी उंगलियों को रखता है, और हम जैसे वॉरियर वो लोग अपना जो स्वॉर्ड है उस पर अपने हाथ को रखते हैं। और हम लोग लगातार बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और फिर उसके बाद में जो पर्सन के जो भी इंसान होता है उसकी पर्सनालिटी से हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और टूटते हैं, नए नए फ्लेक्सिबल एकदम बनते हैं दोबारा से। और जो भी चीज़ हम लोग उससे सीखते हैं और उसके बाद में जो हम लोगों ने सपना देखा होता है उसको पूरा करते हैं। और ये सभी के सभी चीज़ दिखाती है एक सबसे ज़्यादा अच्छी एक आत्मा के बारे में। और अगर मैं कंक्लूजन पर आऊँ तो तुमसे फाइट करने के बाद मुझे तुम पसंद आए और मैं अपनी पावर को किसी ऐसे को क्यों ही नहीं दूंगी जो कि मुझे पसंद आया हो। और अपने मन में कहती है कि जब मैं उससे लड़ाई कर रही थी तब मैंने उसमें से एक अननोन लेवल का तब को महसूस किया और उसके पास में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था और वो अपनी छोटी सी ह्यूमन बॉडी के साथ में इतने ज़्यादा ताकतवर लोगों से लड़ सकता है। और शायद से ये वही है जो कि जिस जगह को हम लोग ले नहीं पाए थे वो उस जगह को ले सकता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो जेफर से कहती है कि अब मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी लीज के साथ जाकर के रेस्ट कर सकती हूँ। और लीज पता नहीं क्या है, ठीक है। और कहती है कि मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम मेरे जो ड्रैगन हेड की पावर है उसका यूज कर सकते हो, और लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसकी कितनी पावर का यूज कर पाते हो। और मैं तुम्हें दूर से देखूंगी और तुम्हारी जर्नी के अंत में आकर के देखूंगी कि तुमने क्या क्या अचीव किया है। और एकदम पागलों के तरीके मत मर जाना। जेफर होता है वो ड्रैगन हार्ट को ले लेता है और अपने मन में कहता है कि सच में ये सोचना बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि जो ड्रैगन है वो मेरे साथ इतनी ज़्यादा आसानी से कॉर्पोरेट कर लेगी। और यहाँ पर मेरे साथ पास एकदम पहाड़ों जितने काम है जो कि मुझे करने हैं और इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और उसी के साथ में जब वो मुझसे लड़ाई कर रही थी तब मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या चाह रही है और मुझ में क्या देख रही है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने क्या कहा था। और मेरे तरीके जो कि एक स्मार्ट लाइफ को जीता है वो अपनी स्वॉर्ड को जब मतलब तलवार को ताकतवर कर रहे होते हैं तब वो लोग जल्दी नहीं मरते हैं। और वैसे मैं उस पर हेट नहीं कर सकता हूँ और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ठीक है। और कहता है कि चाय केक क्या है और क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी, मैं कुकिंग में भी बहुत अच्छा हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाऊँगा। जो ड्रैगन होती है वो पीछे मुड़ती है और कहती कि हाँ ये तुम्हें पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है और तुम्हारा जो मन करे तुम कर लो। और वहाँ पर दिखाया जाता है लाइट आइट होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर के पेड़ के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और कुछ जड़ टाइप में निकलती है और अल्टायर वहाँ पर खड़ी होती है, पीछे मुड़ करके देखती है, अपना जेफर मस्त तरीके से बाहर आता है और जेफर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों इंतजार कर रही हो। अल्टायर एकदम मस्त सी स्माइल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और इसके लिए यार लाइक मार दो। और जेफर एकदम से उछलता है और उसको एकदम बाहों में भर लेता है और भाई इसके लिए भी लाइक मार दो। और वहाँ पर दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर जो मर्सिडीज होती है वो कहती है कि तो अच्छा इसी के साथ में जो एक एंशिएंट गॉड का फ्रेगमेंट था वो भी हमारे नए मास्टर की तरफ में चला गया।
और ये जो दुनिया है वो पूरे तरीके से चेंज हो रही है। जैसा कि आपने कहा था ओल्ड मास्टर, तो आप समझ रहे हो स्टोरी धीमे धीमे आगे जा रही है। यहाँ पर कोई तो है जो कि अपने जेफर को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, और इसी वजह से तो यार इसका मानवा का नाम ही मैंने रखा अगेन आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। और देखते जाओ आगे जाके कितना बैडस होता है अपना मेन कैरेक्टर। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ पर जो ओल्डन था वो जिस टेम्पल से अपने टेम्पल में आया था, ठीक है। और वहाँ पर जो एक बंदा होता है, बंदी होती है, वो पूछती है कि यहाँ पर कोई भी लेटर क्यों नहीं आया है कार्डिनल ओल्डन के बारे में। एक बंदा होता है वो कहता है कि सॉरी मैम, और मैं जल्दी से किसी और इंसान को वहाँ पर भेजता हूँ। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है कि कैप्टन, और वहाँ पर वो जो होती है मतलब वही कैप्टन, वो उस लेटर को पढ़ती है और कहती क्या, और जो ओल्डन है उनकी मौत हो गई है। और सब लोग अलग अलग बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या, और वो मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो टेम्पल ऑफ लाइट में गया था, ऐसे कैसे मर सकता है। और क्या जो सेंट लूकस है उसने उनको मार दिया है जो ट्विन नाइट थे। और कोई कहता है कि ये जो ट्विन नाइट थे वो 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर आते हैं उनमें से एक थे। और क्योंकि जो लूकस है वो रिलीजियन के इशू के कारण उसे दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनमें कंसिडर नहीं किया जाता है। पर अगर मैं होल इवन लूकस को मार देता हूँ और तो फिर मुझे भी जो दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनमें पोजीशन मिल सकती है। चलो अब हम लोग टेम्पल ऑफ लाइट में 3rd पेरिस इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है, टेम्पल का, तो उसमें चलते हैं। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जो मर्सिडीज होती है वो कहती है कि द थ्रोन ऑफ अथॉरिटी, द थ्रोन ऑफ पावर और द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी, जो लोग इसके लिए देखते हैं, और अभी भी जो थ्रोन ऑफ गॉड है वो खाली ही है। और जब यहाँ पर सभी लोग तलवारें लड़ाएंगे जिसके कारण यहाँ पर जो खून की नदियाँ बह जाएंगी, और उसके बाद में 1000 साल बाद में कोई हमारा जो वो है सीट ऑफ अभी क्या नाम था यार गॉड करके, उस जगह को लेगा, थ्रोन ऑफ गॉड को। और उसके बाद में वही इंसान होगा जो कि हमारी पैथेटिक सी जिंदगी को ख़त्म करेगा। और वहाँ पर वो जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो भी बैठा होता है, और वहाँ पर दिखाया जाता है एक तलवार को, और जिसके बारे में बताया जाता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ फेथ। और दिखाया जाता है वहाँ पर अल्टायर का जो महल होता है उसका सीन, और जो नाइट होते हैं वो लोग उसकी स्वॉर्ड को देखते हुए कहते हैं क्या ये स्वॉर्ड, और सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ, और बोरिंग, अब मैं जीत चुका हूँ। और दिखाया जाता है वही ईरो होता है, ठीक है, पहले नाम इसका मैंने एरो ले लिया था, ईरो नाम है, ठीक है। और जो ईरो होता है वो कहता है क्या, अब मैं प्रिंसेस से मिल सकता हूँ। इसी के साथ में इस चैप्टर का आंसर होता है, वो कहता है कि जिस समय पर मैं ट्री ऑफ लाइफ के अंदर में था तो सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। जो यगरासिल था मतलब वही अरे पेड़, वो जहाँ आसपास का जो पॉइजन था उसको हटाने में लगा हुआ था, और वो पेड़ों को माना कोऑर्डिनेशन भेज रहा था ताकि वो लोग अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर पाएँ। और इस वजह से आसपास का जो भी पॉइजन था वो बहुत जल्दी प्योरीफाई हो रहा था, और जो दूसरे सभी लोग थे वो लोग बचे हुए मॉन्स्टर को मार रहे थे। और जो ट्री ऑफ लाइफ था उसने आसपास की चीज़ों को सही करना स्टार्ट ही कर दिया था। और दिखाया जाता है जो अल्टायर ऑफेलिया होते हैं वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं। दिखाया जाता है वो एल्फ किंगडम की कैपिटल होती है, एल्फेनहीन है, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग कभी यहाँ पर दोबारा आ भी पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसे ही रो रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि तुम इतनी जल्दी खुश हो जाओ, और इधर तो देखो। और सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वहाँ पर नेड रानी को लेकर के आ जाता है और कहता है कि रानी यहाँ पर है, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जयकारे लगाने लगते हैं। और वहाँ पर जो डेरियल और कियारा होते हैं वो खुश हो जाते हैं, मदर का नाम लेते हैं, गले गले मिल जाते हैं। और जो जेफर होता है वो कहता है कि उस समय के बाद में जो सभी के सभी लोग थे, जो भी लोग बैटल के दौरान जिन्हें छोटी मोटी चोट लगी थी या फिर जिनको मिशन के दौरान जो खो गए थे उनको ढूंढा गया, और जो लोग इंजर्ड थे उनको ठीक किया गया, और जिनकी मौत हो गई थी उनको दफनाया गया। और उसी के साथ में जो आसपास की जगह थी वो भी पूरे तरीके से साफ करनी थी, और यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ पर शांति हो। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था, जो यगरासिल था वो पहले से ही प्योरिफिकेशन में बिजी था, तो हम लोग उसको और कोई भी काम नहीं दे सकते थे। और उसी के साथ में जो लोग थे वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और जो दूसरे लोग थे वो अपनी पुरानी जगहों को देख करके बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहाँ पर दिखाई देता है 2-3 लोग होते हैं, वो लोग एक जगह पर जाते हैं, और जेफर कहता है कि भले ही जब से जो
ड्रैगन का जो डर था वो हटा है, तब से सभी के अंदर में आशा की किरण जगने लगी है और सभी लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और उनके जो दुख हैं वो लोग अपने दुख से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग शांति में हैं। और क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस विक्ट्री के कारण पर कितने लोगों की ही मौत हुई है और उसके बाद में धीमे धीमे जो दफनाने वालों की संख्या थी वो धीमे धीमे कम होने लगी और उसके बाद में जो ब्लू ड्रैगन रेड थी वो ऑफिशियली अनाउंस हो गई कि उसका अंत हो चुका है। और वहाँ पर जो सिल्वास्ता होती है वो कहती है कि मैं प्रिंसेस को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उसी के साथ में द ड्रैगन स्लेयर जेफर को भी स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हम लोगों ने ट्री ऑफ लाइफ के सामने कसम खाई है कि हम एल्फ इनकी जो दया है इसको हमेशा ही याद रखेंगे और हम लोग ट्री ऑफ लाइफ की एक मतलब संतान टाइप में हैं, तो फिर हम लोग अपने वादे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हम लोग बाद में इसको किसी ना किसी दिन चुका देंगे। और हाथ हाथ मिलाते हैं और सब लोग ही पीपोटे चिल्लाने लगते हैं और ताली बज रही होती हैं। जो एडविन होता है वो अपने मन में कहता है कि हाँ, और यहीं पर एक डाउट था जो कि स्टार्टिंग में रेड से पहले मुझे आया था और जहाँ पर उसने पूछा होता है कि क्या आपको लगता है जो एल्फ और ह्यूमन है वो एक साथ कॉर्पोरेट करने को मानेंगे भी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, तो फिर मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अल्टायर कहती कि नहीं, और लगता है कि तुम अभी भी बिल्कुल पूरे तरीके से समझे नहीं हो और इसी वजह से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है जब क्राइसिस होती है मतलब तबाही का माहौल होता है तभी एक अपॉर्चुनिटी बनती है और ये इसी वजह से है क्योंकि ये जो परेशानी है ये हमारा भी सर दर्द है और एल्फ का भी ये सर दर्द है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग इसके साथ में जो एल्फ का किंगडम है उस पर भी थोड़ा सा वर्चस्व पा पाएंगे या फिर उसको भी पा पाएंगे। जो इसको सुनकर एडविन होता है वो कहता है क्या आपका मतलब क्या है, क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस समय पर एल्फ अपने कमज़ोर फॉर्म में हैं हम लोग जा करके उनके कब्जे को उनकी जगह को कब्जा कर लेंगे? जो एडविन होता है वो कहता है कि हाँ, और तुम्हें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता है। और जो पॉलरिस है वो डानाकिल का एक हीरो है क्योंकि उसने ब्लैक मून और क्रिम्सन मून को 4 साल पहले हराया था। लेकिन अल्टायर कहती है कि लेकिन जब डानाकिल पूरे तरीके से अब बर्बाद हो रहा था तब पॉलरिस यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आया क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेस की कमी थी। उसी के साथ साथ में उसने जो टेरिटरी थी उसके सारे के सारे स्टॉक्स को भी बेच दिया। और इसका मतलब यह है कि जो पॉलरिस था वो इस कंक्लूजन पर आया था कि यहाँ पर जो ये सिचुएशन है इसको सही किया ही नहीं जा सकता है। और उसके बाद में जो डानाकिल की जो पूरी जो लैंड थी वो बर्बाद होने लगी और जो एल्फ थे वो लोग तो और भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में थे। वो लोग इंसानों के साथ में कभी आए ही नहीं थे और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता है और इसी वजह से ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसके बाद में मैं यानी कि प्रिंसेस अल्टायर के नाम पर एक अलायंस बनेगी, ना कि इंसानी जाति या फिर इंपीरियल फैमिली के नाम पर, और मैं ही होंगी जो कि उनसे एक कांटेक्ट करूंगी। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एल्फ किंगडम में भी डाल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। जेफर होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि इसके साथ में हम लोगों के पास एल्फ की कॉम्बैट पावर होगी, उसी के साथ में डानाकिल की बहुत ज़्यादा अच्छी फसल भी होगी और लेक ऑफ विटेलिटी का अनलिमिटेड रिकवरी वाटर होगा। और यही प्रिंसेस अल्टायर का एक प्लान था और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जो यगरासिल और एल्फ क्वीन थी उन लोगों का गोल भी एकदम सिमिलर था जैसा कि हम लोगों का था। और जब से क्वीन उठ गई थी तो उसने अपनी माइंड कंट्रोल स्किल का यूज किया सभी एल्फ के ऊपर, जिससे जो सभी के सभी एल्फ थे वो लोग हम लोगों पर भी भरोसा करने लगे और जो सभी के सभी एल्फ हैं वो लोग ट्री ऑफ लाइफ से कनेक्टेड हैं, तो फिर वो लोग कभी भी हम लोगों को धोखा नहीं देंगे। और वहाँ पर पार्टी आर्टी चल रही होती है और वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो हीलर होती है वो ऑफेलिया को अपने बड़े बड़े अरमानों के बीच में दबा लेती है और दिखाया जाता है वो जो छोटी बच्ची होती है वो मुड़ करके जाने लगती है। जो डेरियल होता है वो उसको देखता है और कहता है कियारा। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जो कियारा होती है वो बाहर जीने पर बैठी होती है, पीछे से डेरियल आता है और कियारा रो रही होती है और डेरियल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। जो कियारा होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो और इंजॉय करो जा करके। जो डेरियल होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई एक लूजर है जो कि पार्टी से बाहर आ गया है। जो वो होती है कियारा वो कहती है कि तुम सच में तुम्हें लगता है कि पीटने की ज़रूरत है, और वो जो एप्पल होता है उसको फेंक करके देखता है और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि खाने को कभी फेंका मत करो, और वो लोग एप्पल खाने लगते हैं।
और जो वो होती है अरे कियारा, वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस पर बिलीव करना कि ये सब हो भी क्या। और यहाँ पर जब जैफर आया था तब यहाँ पर एक भी मून के टाइटल वाला कोई भी नहीं था, लेकिन जो जैफर था वो लगभग में 10 मून के टाइटल वाला था। और जो ड्रैगन है वो पहले से ही मारा जा चुका है। हम लोग फाइनली एल्फ की जो कैपिटल है उसमें भी आ चुके हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये दिन सच में आएगा भी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। और सच में जो हमारी मदर थी वो भी रिवाइव हो गई, उसी के साथ में ट्री ऑफ लाइफ दोनों के दोनों रिकवर हो गए। और अब जो तुम्हारा मिशन था वो तुम पूरा कर सकते हो, रानी का एक तीर बनना। जो डेरियल होता है वो एकदम शांत हो जाता है और कहता है कियारा, और तुम ऐसी एकदम अजीब जैसी बातें क्यों कर रही हो, ये बहुत ज़्यादा क्रिंजी है। मेरा मतलब ये है कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो कियारा होती है वो उसको चिढ़ाते हुए कहती है सीरियसली, और वैसे ये मेरा लास्ट टाइम है ना, तो इस वजह से मैं ये कर ही सकती हूँ। तो डेरियल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कियारा कहती है कि हाँ, और यही बात है, मैं फॉरेस्ट को छोड़ करके जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है 1 बजे का सीन, और एक टाइम जिस पर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं सो रहे होते हैं उनका कोई ना कोई काम होता है। जेफर होता है वो एक तरफ जा रहा होता है और आगे जाता है ये वहाँ पर, और कहता है कि मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए। और अल्टायर होती है वो एकदम अपने बाल संभाल ली होती है। जेफर नॉक नॉक करता है और अल्टायर होती है पीछे मुड़ जाती है, और समझ लो क्या होने वाला है। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है कि स्टार्टिंग में जो अल्टायर होती है वो बताती है कि सभी लोग मेरी इच्छा करते थे, क्योंकि मैं जन्म से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड थी। उसी के साथ में मैं जिस ब्लड लाइन में जन्मी थी वो राजा की ब्लड लाइन थी। इस वजह से मैं कहीं पर भी जाती थी वहाँ पर सभी लोग लालच भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते रहते थे। और जैसे कि वो किसी को याद करती है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि प्रिंसेस, मैं आपके लिए तारों को आसमान से तोड़ करके लेकर, और दूसरा बंदा कहता है कि प्रिंसेस, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी भी दे दूंगा। जो अल्टायर होती है वो कहती है कि मैंने ऐसी चीज़ें बहुत सुनी और वो लोग ऐसी चीज़ें बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर मुझे असली में क्या चाहिए था और मुझे कौन चाहिए था जो कि प्रोटेक्ट करे। वो सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा डरपोक थे जो कि ख़राब सिचुएशन से भागते ही रहते थे। और जब मैं बड़ी हुई तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर मेरे साथ में कोई भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर मेरे साथ में कई सारे मेरे अच्छे साथी थे, लेकिन फिर भी मैं कभी उनसे रोमांटिकली अट्रैक्ट नहीं हुई। और मैं जानती थी कि मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वहाँ पर मुझे हमेशा ही अकेले ही चलना है, और ये मैटर नहीं करता है मुझे क्या चाहिए था। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कि मुझे प्यार करे, पर मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि मेरी एक स्वॉर्ड बन पाए। और पुरानी बात को याद करने लगती है, एक बंदे को याद करने लगती है, और जहाँ पर उसने अल्टायर पर अटैक कर दिया होता है। अल्टायर चिल्ला रही होती है पॉल पॉल, और वो जो बंदा होता है अल्टायर पर अटैक कर देता है। अल्टायर वहाँ से भागने लगती है, छोटी अल्टायर, और कहती है कि उसके बाद में जो नॉर्मल लाइफ फॉर्म थे वो मेरे लिए बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करने लगे। उसके बाद में मैंने अपना एक मिशन चुना जिसमें मुझे हम लोगों के जो बड़े दुश्मन हैं उनके खिलाफ विक्ट्री चाहिए थी। और वहाँ पर इमोशन तो एक लग्जरी थे और कोई प्यार होना वो मेरी एक वीकनेस बन सकता था। मुझे बस एक आदमी को चूज करना था जो कि मुझे विक्ट्री के लिए लीड कर पाए। और मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पर पॉलिटिकल मैरिज करूँगी। फिर उसके बाद एक दिन, और उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेफर आता है और अल्टायर होती है जेफर की तरफ में देखती है, और फिर जो जेफर होता है वो भी अल्टायर की तरफ में देखता है। और जेफर जो अल्टायर होती है वो कहती है कि उस दिन पहली बार मैं तुमसे मिली। और सीन शिफ्ट होकर के हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऑफेलिया होती है वो कहती है पथेटिक, और पथेटिक मतलब दयनीय होता है, लेकिन दयनीय बोलता नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। और जो नेड होता है वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है पथेटिक से, और अब तुम भी कुछ ऐसी अजीब चीज़ तो नहीं बोलने वाली हो। और उन दोनों को याद करने लगता है फिलिप्स और वो जो हीलर होती है, जहाँ पर फिलिप्स कहता है कि तुमने रानी के साथ में क्या किया। और जो वो होती है हीलर वो कहती है कि वो डेरियल की मॉम है ना, और वो तो एक मैरिड वुमेन है ना। और जो नेड होता है इसको सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और फेलिया उधर तरफ रो रही होती है और कहती है कि जब से जेफर सामने आया है तब से प्रिंसेस पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। और पुरानी बातों को याद करने लगती है जहाँ पर वो दोनों लोग एक जगह पर अकेले कुछ बहाने बना करके जा रहे होते हैं। और जो ऑफेलिया होती है उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टायर उसको कुछ बहाना बता के और चली जाती है। और फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है जहाँ पर जो अल्टायर होती है वो ऑफेलिया को कुछ बहाना बना करके चली जाती है, और जो ऑफेलिया
ऑफेलिया होती है वो एकदम कभी बच्चों जैसे रो रही होती है और कहती है कि हम लोग छोटे से ही एक मतलब बहनों के तरीके बड़े हुए हैं और अब उसे मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पैथेटिक हूँ, मैं यहाँ पर दारू पी रही हूँ और अपना जो दुख है उसको ऐसे बाहर बयां कर रही हूँ। जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि इसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि जो जेफर और अल्टायर हैं वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और डेट मतलब शादी से पहले एक दूसरे के साथ में घूमना। और जो अपना नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि सॉरी, पर मुझे अपने जो डिसाइबल है उसकी मदद करनी पड़ेगी। और ऑफेलिया से कहता है कि पहले तुम और ज़्यादा ड्रिंक करो और जब तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी अगले दिन, तो फिर जो तुम्हारी प्रिंसेस है वो तुम्हारे पास पक्का ही वापस लौट आएगी। जो ऑफेलिया होती है वो कहती सच में, और ऐसा होगा। और जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस समय पर जेफर क्या कर रहा होगा। और वेल ये उसका सेकंड टाइम है तो उसे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो जेफर होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है और उधर तब पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर अल्टायर ने कहा होता है कि ठीक है, और जब तुम ड्रैगन को 10 मिनट बाद मार दोगे तो फिर हम लोग जो चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए थे उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि जब से मैंने 10 मिनट में ड्रैगन को मारा है ना, मैं तब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा है क्योंकि मैं जिस इंसान के सामने जाने वाला हूँ वो अल्टायर है जो कि अपने आसपास में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स को रखती है। और पहली चीज़ जो कि हम लोग उस दिन कर नहीं पाए थे, उस दिन जो अल्टायर थी उसने मुझ पर अपनी स्किल का कास्ट किया था और मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, और उसके बाद में मैंने उसको अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बता दिया था। उसके बाद में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतने बार किस किया कि मैं तो भूल ही गया कि कितने बार किस किया। और फिर हम लोग एकदम फ्लो में जाने ही वाले थे, लेकिन फिर हम लोग मिडल में रुक गए। और जो जेफर होता है वो वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो अल्टायर है वो भी मेरे से फीलिंग रखती है, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर हम लोगों को मिले हुए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, और ये तो एकदम इम्पॉसिबल ही होगा कि इतने समय के अंदर में अल्टायर को मेरे खिलाफ इतनी ज़्यादा मतलब फीलिंग आ जाएगी। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और मुझसे बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा है। और मैं जो अल्टायर ने मुझसे कहा था तब से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूँ। और अब कहता है कि उसके बाद में हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी मीटिंग भी करनी थी जो कि ड्रैगन हर्ट के बारे में होने वाली थी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और लेकिन जैसे ही वहाँ पर गेट खुलता है और जेफर कुछ देखता है और कहता है कि तब जैसे ही मैंने उस चीज़ को देखा तब मैं सब कुछ भूल ही गया। और जो राइटर होता है वो भी लिख देता है कि कमज़ोर दिल वाले नेक्स्ट सीन को बिल्कुल भी मत देखें, वार्निंग है उनके लिए। और सामने दिखाया जाता है मस्त सी जो अल्टायर आती है वो एकदम अपने नाइट सूट में आ जाती है और जो अल्टायर होती है वो अपनी अदाओं को दिखाने लगती है एकदम मस्त तरीके से। और जो जेफर होता है वो एकदम अल्टायर की तरफ में देखता है और कहता है कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और जो अल्टायर होती है वो अपने मन में कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, इस वजह से मेरे से सब दीने निकलने हैं। तभी जेफर एकदम से पास में आता है और एकदम उसको किस कर लेता है। और जो अल्टायर होती है वो एकदम किस कर रही होती है और कहती है अपने मन में ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। और इसके आगे मैं गाना लगा दे रहा हूँ, देख लो। बंधन के पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा थन के, बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा थन के, मेरे सोहणिया सोहणिया। और अल्टायर कहती है कि मैंने सोचा था मैं हमेशा से ही एक अकेली ज़िंदगी को जीऊँगी जहाँ पर कोई भी मेरे साथ प्यार करने वाला नहीं होगा, और फिर उसके बाद में मैं एक ऐसे रास्ते पर चलती रहूँगी जहाँ पर कांटे ही कांटे होंगे और वहाँ पर मैं अकेले ही रहूँगी। और तब मुझे कोई मिला जो कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार हुआ। और जेफर को देखती है और वो दोनों लोग एक रास्ते पे वहीं पे साथ में चलने लगते हैं। और अल्टायर कहती है कि उस रात, जिस रात को मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सुना, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितने लंबे समय से अपना जो अकेलापन था उसको इग्नोर कर रही थी। और तुम्हारे बारे में जो कि तुम मरने के बाद भी इतने समय से अपने आप को कैसे रोक करके रखे हुए थे। और जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और अपने बारे में सुना है तो फिर मेरे दिल में कुछ दर्द टाइप में हो रहा है और मैं लंबे समय से तुम्हारे बारे में ही सोचती जा रही हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रही हूँ और सच में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई तोड़ता जा रहा हो। और अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि प्यार में होना कैसा लगता है और अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
और भाई एकदम पसीना सीना निकल रहा होता है, तो समझ लो क्या ही हुआ होगा। और चलो फिर इसके लिए लाइक आइक मार दो, ठीक है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कि 44 दिन हो गए होते हैं जहाँ पर जो टेम्पल ऑफ लाइट होता है वो एकदम सील होता है, और वहाँ पर कोई भी ना तो अंदर जा सकता है ना तो बाहर जा सकता है। वहाँ पर जो बैरियर है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, और जो वाइट रोज होती है उसके बगल में कोई चाकू रखे होता है, और जो वाइट रोज होती है वो अपने मन में कहती है कि लेकिन ये बंदा अंदर कैसे आ गया। और वहाँ पर दिखाया जाता है जेफर का दोस्त फेड होता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी और काम से आया हुआ था, लेकिन मुझे बताओ ये दोनों के दोनों पॉइजन तुम्हें किसने दिए? और ये अपने जेफर ने दिए। क्योंकि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो डेरियल होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और तीर को उस पर मारता है और पुरानी बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कियारा कहती है कि पास्ट में जब मैं 15 साल की थी तब मॉम थोड़े समय के लिए उठी थी, फिर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, और उस समय पर उन्होंने मुझसे कहा था कि कियारा तुम एक अलग ही भाग्य के साथ में पैदा हुई हो, तुम्हें एक ना एक दिन इस फॉरेस्ट को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है कि मैं यहाँ से अकेले निकल सकती हूँ, और लेकिन यहाँ से अगर मैं अकेले निकलूँगी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगेगा, तो इस वजह से मैं जेफियर और उनके साथियों के साथ में यहाँ से जाना चाहूँगी, जिससे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर मैं वहाँ पर इन लोगों के साथ में जाऊँगी तो शायद से मुझे फेड से मिलने का भी मौका मिल सके। और जो डेरियल होता है वो ऐसे सोच रहा होता है और कहता है कि लेकिन उस समय पर कियारा इतनी ज़्यादा दुखी क्यों थी, और क्या ये इस वजह से है कि जो सभी के सभी एल्फ हैं उसने उसके बारे में जो भी रूमर्स फैलाए हुए हैं, और जो सभी के सभी एल्फ होते हैं उसने उसके बारे में रूमर फैलाए होते हैं कि वो एक श्राप है, उसकी आँखें और उसके रंगे हुए बाल वो एकदम अलग ही हैं, पक्का ही वो इंसानी खून द्वारा करप्टेड है, मतलब उसके अंदर इंसानी खून बह रहा है। इसी वजह से क्वीन को पनिश करने की ज़रूरत है, और इस वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो धीमे धीमे सूखता जा रहा है, और इस वजह से वो इस फॉरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं रुक सकती है। डेरियल होता है वो एक बार फिर से तीर चलाता है, और पुराने वाले तीर पे उसका तीर लगता है जाकर, पीछे से आवाज़ आती है इम्प्रेसिव। डेरियल पीछे मुड़ करके देखता है और उसकी मॉम आ जाती है सिल्वास्ता, और डेरियल कहता है क्या मॉम आप यहाँ पर कैसे आ गई, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप बीमार हो सकती हैं। जो डेरियल की मॉम होती हैं वो कहती है कि ओ ये तुम्हारे फादर भी यहाँ पर हैं, और वो जो चिड़िया जैसी होती है वही उसके फादर होते हैं, मतलब उसकी एक दूसरी बॉडी में होते हैं। और जो वो होती है कि सिल्वास्ता वो कहती है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को यहाँ पर फील किया और मैं यहाँ पर आ गई, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? डेरियल कहता है कि नहीं, और मैं अभी इस चीज़ को ख़त्म करने ही वाला था। सिल्वास्ता कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम रोज़ सुबह उठ कर प्रैक्टिस किया करते थे, और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इससे तुम और भी ज़्यादा ताकतवर बन पाओगे। और जो वो होता है डेरियल वो जाता है और अपनी मॉम के चिपक जाता है, और अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मॉम उठ चुकी हैं और फादर की जो दूसरी वाली बॉडी है उसमें वो 10 साल बाद दोबारा से उठ चुके हैं, और थैंक यू जेफियर। और जो सिल्वास्ता होती है वो कहती है कि लेकिन जब तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो तुम बहुत ज़्यादा एक चिंता में थे। डेरियल कहता है कि हाँ, और मैं तो जो सिल्वास्ता होती है वो कहती है कि हाँ, और तुम्हारा जो माना का फ्लो है वो यहाँ पर रुका हुआ है, ये भले ही बहुत ज़्यादा डेंस है लेकिन तुम्हें इसको अच्छे तरीके से सूट करना पड़ेगा, और आफ्टर ऑल तुम्हें यहाँ पर अकेले फाइटिंग नहीं करनी है, अपने आसपास भरोसा करो। और जो डेरियल होता है वो याद करने लगता है जहाँ पर उसने जेफियर पर भरोसा किया होता है, और जो उसका पेड़ होता है मतलब चिड़िया वो उसके कंधे पर बैठती है आकर और कहती है कि डेरियल इस वजह से तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, और तुम्हें अपनी जो ट्रेनिंग है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, और तुम तभी मून का टाइटल ले पाओगे। जो सिल्वास्ता होती है वो कहती है कि जाओ और कियारा के साथ में फॉरेस्ट को छोड़ करके जाओ, और डेरियल को सुन करके थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जो फिलिप्स होता है वो दौड़ कर जा रहा होता है, गेट खटकाता है, गेट थोड़ा सा खुलता है, और जो फिलिप्स होता है वो कहता है कि प्रिंसेस, और तभी दिखाया जाता है वहाँ से जेफियर निकलता है और कहता है क्या हो गया, और क्या यहाँ पर कोई अर्जेंट लेटर है? इसको देख करके फिलिप बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, अपने मन में कहता है क्या, और सर जेफियर यहाँ पर कैसे हैं? और एकदम से कहते हैं कि ओ अच्छा ऐसी बात है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, रुको अभी ये चीज़ जरूरी नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, और प्रिंसेस को जल्दी से जल्दी उठाओ। और 2 लेटर होते हैं उनको दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ेगी। जेफियर इसको देख करके कहता है क्या ये लेटर और इस पर सील तो, और हमें सील शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी के सभी लोग एक मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। जो सिल्वास्ता होती है उसने इतनी ज़्यादा चढ़ा करके रखी होती है, वो अपने मन में कहती कि मैं सच में बहुत ज़्यादा नशे में थी,
और जो होती है प्रिंसेस वो कहती है कि तो सभी लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं, सॉरी मैंने आप लोगों को इतनी ज़्यादा सुबह पर बुलाया। चलो हम लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो कि मैंने जो क्वीन सिल्वास्ता थी उनके साथ में डिसाइड करी है कि जो कियारा और डेरियल हैं वो अब से हम लोगों के परमानेंटली पार्टी मेंबर बनने वाले हैं और प्लीज़ इनको खुले हाथों के साथ में वेलकम करिए। और जो डेरियल होता है वो कहता है कि अब हम लोग आपकी केयर में रहेंगे। कियारा होती है वो कहती है थैंक यू और अब मैं आपसे नई नई चीज़ों को सीखना चाहूँगी। और जो डेरियल होता है वो एकदम अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है कि क्या, और कोई तो कह रहा था कि मैं आज इस फॉरेस्ट को अकेले अकेले छोड़ के जाने वाली हूँ। और और जैसे वो होती है कियारा वो थोड़ा सा शर्माने लगती है और कहती है क्या, और मुझे क्या पता था कि जो मॉम है उन्होंने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा होगा। उसी के साथ में सुबह जब मैं मॉम को देखने के लिए गई थी वहाँ पर दिखाया जाता है जो सिल्वास्ता होती है वो कियारा को कुछ दे रही होती है। कियारा कहती है कि मॉम आप मुझे ये क्यों दे रही हैं और ये आपको डेरियल को देना चाहिए ना कि मेरे जैसे किसी को। जो सिल्वास्ता होती है वो कहती है कियारा क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे पास्ट में कहा था कि तुम एक अलग ही भाग्य के साथ में जन्मी हो, तुम्हें एक ना एक दिन इस फॉरेस्ट को छोड़ के जाना ही पड़ेगा और एक नई जिंदगी को बनाना पड़ेगा और ये हमारे ट्री ऑफ लाइफ का लास्ट बीज है जो कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसको बड़ा करो जा करके। और ये जो हमारा ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ एल्फन है मैं उसकी लास्ट क्वीन हूँ, तो फिर मैं तुम्हें एक होमवर्क देने वाली हूँ कि तुम जाओ और वहाँ पर अपनी एक नई दुनिया की नई रानी बनो। और इस फॉरेस्ट को छोड़ना और इस ट्री को बड़ा करना ही सिर्फ इतनी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा किंगडम बनाना पड़ेगा जहाँ पर हर एक चीज़ बहुत अच्छी होगी और हमारी जो प्रजाति है उसके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अच्छा करने पड़ेगा और उसी के साथ में हमारी जो प्रजाति है उसको सरवाइव करने में मदद करनी पड़ेगी। और एक अकेली इंसान जो कि ये सब कर सकती है वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा लॉर्ड यगरासिल के साथ में इतना अच्छा मतलब बॉन्ड नहीं है और इस वजह से तुम आसानी से एक नए ट्री की पावर को अपने अंदर रख पाओगी। और तुम समझ रही हो कि हम लोगों ने छोटे से ही तुम्हें तुम्हारे फादर से दूर क्यों रखा, क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से ही चाहते थे। और उसको एकदम पास में लगा लेती है और कहती है कि तुम एक अजूबा हो जो कि हम दोनों लोग बहुत लंबे समय से चाहते थे। जो कियारा होती है इस पे अपने मन में कहती है कि जब मैं मॉम उठी थी तब बहुत ज़्यादा खुश थी, उसी के साथ में मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं इस वजह से डर रही थी कि मॉम मुझे एक सच बताने वाली थी और मुझे लग रहा था कि जो मेरे बारे में र्यूमर फैले हुए हैं वो कहीं सही तो नहीं है। इस वजह से मैं बिना किसी प्रॉपर डिस्कशन के यहाँ फॉरेस्ट को छोड़ करके जाना चाहती थी, लेकिन मदर और फादर वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते थे और फिर भी मैं ऐसी चीज़ों के लिए परेशान थी। और थैंक यू मॉम एंड फादर, और मैं कभी भी ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और जो डेरियल होता है वो भी उसकी तरफ में देखता है और शायद से जो वो होती है अपनी अल्टायर वो कहती है कि तुम दोनों लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे इस ड्रैगन रेड में, तो फिर हम लोग होंगे जो कि तुम्हारी केयर में होंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि हमारे पास में दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में से 2 लोग हम लोगों की पार्टी में होंगे। इसको सुनकर जो डेरियल होता है वो अपने मन में कहता है क्या, और स्ट्रॉन्गेस्ट 10 ये क्या होता है। जो अल्टायर होती है वो कहती है कि हम तुम दोनों लोगों को अपनी पार्टी का एक कोर मेंबर समझेंगे और तुम्हें हर एक मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। हम लोग जो तुम्हें मिशन देंगे वो भी तुम्हें करने पड़ेंगे और जो भी तुम्हें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं इनको भरना पड़ेगा ताकि तुम आज से हमारी ऑफिशियली एक मेंबर बन पाओ। और कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन या फिर तुम्हें सेना अगर चाहिए हो या फिर कोई भी जैसे इक्विपमेंट, तो फिर तुम लोग हमसे मांग सकते हो और हम लोग तुम्हें उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलो अब अपनी मीटिंग को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 कारण हैं जिस वजह से मैंने यहाँ पर बुलाया है। तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जो फिलिप होता है वो कहता है कि चलो मैं आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला लेटर ये हमारा 3rd पेरिस से है, मतलब टेम्पल ऑफ 3rd पेरिस, जिसे हम लोग अभी तक टेम्पल ऑफ लाइट बोल रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने एक अपना मेंबर रखा हुआ था, उसने हम लोग को यहाँ पर एक टेम्पल की तरफ से मैसेज भेजा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब से जो सेंट लूकस हैं उन्होंने यूरिडाइस के डंजन को ख़त्म किया है तब से उन्होंने अपना पूरा जो टेम्पल है उसको सीज कर दिया है। उसी के साथ में वो वहीं पर एक सेकुलेशन में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो जो रियल ड्रैगन हार्ट की वो है लोकेशन उसको पूरे तरीके से छुपा करके रख पाएँ। जो जेफर होता है वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है कि मैं एक रिग्रेसर हूँ जो कि समय में अपनी मेमोरीज के साथ में पीछे आया हूँ और इसी वजह से सब लोग ये गेस कर रहे होंगे। पहली चीज़, या तो लूकस ने ड्रैगन हार्ट को ऑब्जर्व कर लिया है और इस समय पर वो रिकवर कर रहा है,
या तो लूकस ने ड्रैगन हर्ट को बेच दिया है और बहुत सारा रुपए अपने अंदर में कर लिया है, या तो फिर ड्रैगन हर्ट जैसी चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वैसे भी ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर जिन्होंने लूकस की रेड पार्टी पर अपना रुपए लगाया था उन लोगों का पूरा पूरा एकदम दिमाग खराब ही होगा, क्योंकि अगर ड्रैगन हर्ट किसी भी ऑक्शन में आ जाता तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस में जाता, और इसी वजह से उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मैटर ही नहीं करता है कि कोई इसको ऑब्जर्व करके ताकतवर बन पाए, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रुपए चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा रुपए उस पर लगाया हुआ था। और इसी कारण से जो फाइनेंस काउंसिल था टेम्पल ऑफ लाइट का, जिसने लूकस की पार्टी पर पूरा इन्वेस्ट किया था, उसने सारा का सारा ब्लेम लूकस पर डाल दिया। उसके बाद में क्योंकि जो लूकस था वो स्टेक ऑफ फेथ के कर्जे में था, जो कि एक लेजेंडरी आइटम था, तो उसने एक सैग्रेट रेलिक मैनेजमेंट स्क्वाड को बुलाया और लूकस से वो अपना जो भी लूकस का कर्जा है उसको लेने के लिए गया है। उसी के साथ में टेम्पल ऑफ फोर्थ पेरिस था, वहाँ पर की जो वो थी आयरन मेडन ग्रेटिट्यूड, और वो भी यहाँ पर देखने के लिए आई थी कि ओल्डन जिंदा है या फिर नहीं, और वही होती है जो कि हमें पहले दिखाई गई थी। जेफर आगे बताता है कि जो लूकस था उसके पास में कई सारे एडवेंचर आ रहे थे जो कि उसे चैलेंज करने के लिए आए थे, क्योंकि सब लोगों ने ये रूमर सुन लिया था कि ओल्डन और जो ट्विन नाइट हैं वो पहले से ही मर चुके हैं। तो दुनिया के दो सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में से एक लोग मतलब दोनों लोग मर चुके हैं, तो इस वजह से वो लोग उस जगह को लेने के लिए आए थे ताकि उनका भी नाम दुनिया के 10 जो सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनमें से आ पाए। अब उनको स्ट्रॉन्गेस्ट 10 बोलेंगे, ठीक है। और जो टेम्पल ऑफ थर्ड पेरिस है, जो कि इस समय पर बहुत सारे लोगों के द्वारा घेर लिया गया था और उनके पास में ज़्यादातर लोग थे नहीं, इस वजह से वो पूरे तरीके से सीज हो गया था और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि गेट को खोलो, गेट को खोलो। जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि जो थर्ड पेरिस है, टेम्पल ऑफ थर्ड पेरिस, वो उसने कई सारे साथियों को अपनी जो यूरिडाइस की रेड हुई थी उसमें बहुत समय से पहले खो दिया था, और इस समय पर वो पूरे तरीके से सीज हो चुका है, क्योंकि उनके पास में कोई भी रीइंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि कोई भी साथी जो कि उनकी मदद करता है। तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और फिलिप से पूछता है कि और दूसरी तरफ क्या है, और जो टेम्पर ऑफ लाइफ की जो सिचुएशन है वो क्या और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जो फिलिप्स होता है वो कहता है नहीं, और यहाँ पर और कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और जो दूसरा लेटर है वो है लिंडन कासल का, मतलब अल्टायर की जहाँ पर जो टेरिटरी है वहाँ का, और वहाँ पर एक और नाइट आया है जो कि ऑफेलिया से लड़ाई करना चाहता है ताकि वो प्रिंसेस से मैरिज कर सके, क्योंकि उसने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हरा दिया है, और जिस वेपन का वो यूज करता है वो बहुत ज़्यादा फेमस और हम लोग उसको पूरे तरीके से जानते हैं, रिक्वरम, एक ऐसी लेजेंडरी स्वॉर्ड जो कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जो ताकतवर में सबसे ज़्यादा नंबर 1 जो बंदा है जिसका नाम जॉन हाउल है, मतलब बंदा नहीं है, बंदी है, ठीक है। और हमें लिंडन कासल का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था सर जेफियर, और दिखाया जाता है वही जो बुड्ढा होता है वो कहता है थैंक यू, आप इतनी जल्दी आ गए और चलिए इधर चलिए। और जेफियर कहता है कि पिछली ज़िंदगी में मैं इस रिक्वरम जो तलवार था उसका यूज करा करता था, लेकिन इस बार में ये जो तलवार है वो मेरे पास नहीं है। और अंदर दिखाया जाता है वो कहता है कि इस समय पर ये जो तलवार है वो इस जो स्वॉर्ड सेंट था उसके लास्ट डिसाइपल के पास में है, येड्रिस, और जो येड्रिस होता है वो वहाँ पर बैठा होता है और लड़कियाँ उसको मतलब खिलाए ला रही होती हैं। वो कहता है कि ओ तो तुम प्रिंसेस नहीं हो और तुम कौन हो, और जेफर होता है वो उसकी तरफ में देखता है और कहता है कि ये कुत्ते का बच्चा कहीं का, और ये इस दुनिया के ताकतवर लोगों में से एक है, क्या मुझे अभी अभी इसको मार देना चाहिए। और क्या ही मस्त एटीट्यूड। T3 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के जो सबसे ज़्यादा 10 ताकतवर लोग हैं वो टाइटल एक सिंगल नाइट के द्वारा ओरिजिन किया गया था। और 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कियन पैलेस का, मतलब यहाँ पर अल्टायर रहती है वहीं के पैलेस का, और सब लोग एक बंदे को कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं कि और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन है, आपने मर्सिनरी किंग ग्लैडिस को फाइनली डिफीट कर दिया है, और अब आपको कैसा लग रहा है कि आप इस दुनिया के जो सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर हैं उनमें नंबर 1 पर आते हैं। और जो वो बंदा होता है इसका नाम भी वैसे लुकास है, ठीक है ना, और वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, और यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर हम लोग सेंटनेस जो कि गॉड के बेटे बेटी होते हैं उनको हटा दें, उसी के साथ में डीमंस को भी हटा दें, तब भी मैं 6ठे रैंक पर आता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मशीनरी किंग हैं वो 9वें नंबर पर आते थे, और सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हाँ,
और इस दुनिया में कौन है जो कि आपसे भी ऊपर है और आपसे कौन कौन नीचे है। और जो वहाँ का राजा होता है, जो कि मतलब अपनी जो प्रिंसेस अल्टायर है उसका बाप होगा शायद से, वो कहता है कि मैं भी क्यूरियस हूँ कि वो लोग कौन है जो कि आपके रैंक में ऊपर आते हैं और नीचे भी आते हैं। जो वो बंदा होता है लुकास, वो कहता है कि मैं आंसर दूंगा अगर किंग ये जानना चाहते हैं। कहता है कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया के ताकतवर लोग हैं उनमें पहले नंबर पर आता है स्वॉर्ड सेंट जॉन हाउल, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है मैजिक टावर का ग्रैंड सॉर्सरस हेनरिक, इसको हमें पहले दिखाया गया था पिछले एपिसोड में। और थर्ड नंबर पर आता है नाइट वो टेम्पल ऑफ स्काई का नाइट ऑफ ब्लेसिंग रोलैंड। और उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है सहारा डेजर्ट का ब्लू ब्लेड कर्ण, ठीक है कर्ण आ गया भाई साहब। और पांचवें नंबर पर आता है बर्निंग फॉरेस्ट की बिच गैलेथिया। और छठवें नंबर पर मैं हूँ, सातवें पर डेरियल है और आठवें पर एक और बंदा है, पता नहीं मेरा नाम भूल गया। और नौवें नंबर पर मशीनरी किंग। उसके बाद में 10वें नंबर पर जो ट्विन नाइट हैं बीगो फैमिली के वो लोग आते हैं। और हमें दिखाया जाता है जब जेफियर लिंडन कासल के पहले नहीं निकला था और वहाँ पर सब लोग मीटिंग में जब बैठे हुए होते हैं, जो फिलिप होता है वो यही सब बता रहा होता है और कहता है कि जो सर लुकास थे वो एक नाइट थे जिन्होंने एक ऐसी लिस्ट को निकाला था। उसके बाद में ये जो लिस्ट थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एकदम अफवाहों में फैलने लगी। उसके बाद में सभी के सभी लोग इस लिस्ट में अपना नाम चाहते थे, इस वजह से वो लोग किसी से भी चाहें जो भी लिस्ट में हैं उनसे फाइट करके उनका स्थान ले सकते थे। और ये बहुत ज़्यादा क्रेजी था। इस वजह से कई सारे चैलेंजर्स आए और उन्होंने जो लुकास थे उनसे फाइट करी। और लेकिन वो एक लेजेंड थे, वो कभी भी किसी भी लड़ाई में हारे ही नहीं। और उसके बाद में ये जो दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग थे, ये लिस्ट आज भी ऐसी ही चलती चली आ रही है। और डेम ऑफेलिया की बात करी जाए, वो यहाँ पर ट्विन नाइट को हरा करके पहुँची है और इस समय पर वो 9वें रैंक पर है, क्योंकि 9वें रैंक पर जो मशीनरी किंग था वो उसने एक राजद्रोह कर दिया था, इस कारण से उसे मरवा दिया गया था। और इस समय पर ये जो रैंकिंग है वो 2 साल से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। डेरियल होता है वो कहता है कि हाँ, और 7 साल पहले जब हम लोग अपने अंदरूनी मामलों में बिल्कुल बिजी थे कि कौन हमारे फॉरेस्ट का राजा बनेगा, उस समय पर मुझे याद है कि एक ह्यूमन नाइट आया था जो कि मुझसे लड़ना चाहता था। और वो जो था वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो पर्सन था, मुझे पता नहीं था वो इतना ज़्यादा फेमस होगा। और मैं भी इस दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों का एक हिस्सा हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। पर वो इंसान जेफिर तुमसे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और ये जो लिस्ट है वो पूरे तरीके से गलत है और सर नेड भी इसमें नहीं है। जेफिर कहता है कि 5 साल पहले उस समय पर मैं भी अपनी जो स्ट्रेंथ था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था और इस वजह से वहाँ पर मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आया। और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो इस समय पर पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर नहीं पहुँचाई जाती है, क्योंकि अगर सबको मेरा नाम पता चल जाएगा तो फिर मेरा तो बाहर निकलना ही एकदम ऐसी की तैसी हो जाएगी। जो नेड होता है वो कहते हैं कि चलो अब इस चीज़ को छोड़ते हैं। और दूसरी बात, अगर वो लोग थोड़ा सा फेमस होना चाहते हैं तो फिर उन लोगों को या तो 10 दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में आना पड़ेगा या फिर एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि पूरी पृथ्वी को मतलब अपनी पूरे वर्ल्ड को हिला करके रख दे। और जेफिर कहता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में ये सब कुछ तभी से स्टार्ट हुआ था जब जो येड्रिस था, यार इसको कुछ भी बोल लो मुझे समझ में नहीं आता है, जब सामने आया था। और वही समय था जिस समय पर तबाही चालू हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब वो आया था तब उसने ये बताया कि मेरे मास्टर मर चुके हैं और मैं ही हूँ उनका अगला सक्सेसर। और इस वजह से जब सबको ये पता चला कि नंबर 1 जो दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनका नंबर 1 का पोजीशन खाली है, तो सब लोग लड़ाई करने लगे कि कौन नंबर 1 पोजीशन को पाएगा। उसी सेम टाइम पर जो नेड था वो ऑफिशियली एक क्रिमिनल बना दिया गया था, क्योंकि उसने ड्रैगन हर्ट को चुरा लिया था और वो वहाँ से भाग रहा था। और ऐसा भी कहा जा सकता था कि उस समय पर जो दुनिया थी वो पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी। जो ऑफेलिया होती है वो कहती कि तो कोई यहाँ पर अचानक से आ गया लेजेंडरी स्वॉर्ड सेंट की स्वॉर्ड को लेकर के, और वो कह रहा है कि वो इस जो स्वॉर्ड सेंट थी उनका लास्ट डिसाइपल है। और अगर वो इस चीज़ को कह रहा है और वो अगर सही है तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर है। और जॉन हाउल वो एक इतनी ज़्यादा ताकतवर इंसान थी कि जो डीमन गॉड कल्ट का लीडर था वो भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि कहीं वो उनके पूरे जो डीमन गॉड कल्ट था उसके प्लान को बर्बाद ना कर सके। और जो स्वॉर्ड सेंट जॉन हाउल है उनका एक अलग नाम है सॉर्सरस एल्वा लारेन और उनका निकनेम वाइट क्वीन भी है।
और उनकी ट्रू आइडेंटिटी वाइट ड्रैगन मनो मोसुना है, कुछ पता नहीं यार, देख लेना। और मेरी जो मास्टर हैं वो वही हैं जिन्होंने मुझे ये सारी की सारी मेरी एंशिएंट मीडिया की मैजिक स्किल्स मुझे सिखाई हैं। और एंशिएंट मीडिया ना पता हो तो यार क्या करोगे, जान के भूल जाओ। और मतलब जो यही है वाइट ड्रैगन, इसने ही अपनी अल्टार को सारी पुरानी मतलब टेक्निक सिखाई हुई हैं। और इसको सुनकर जो हीलर होती है वो अपने मन में कहती है, क्या एक ड्रैगन की डिसाइपल, मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं था। मैं बस यही सोच रही थी कि जो प्रिंसेस हैं वो इतनी तो पुरानी मैजिक स्किल को कैसे जानती होती हैं, स्किल्स को। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था और उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। और सच में वो इतनी ज़्यादा पुरानी स्किल्स इसी वजह से सीख पाए क्योंकि वो ड्रैगन की एक डिसाइपल हैं। और जो डेरियल होता है वो कहते हैं कि हाँ, और ये जो जॉन हाउल है वो एक आदमियों जैसा नाम लग रहा है ना, ये जो इंसान है वो क्या आदमी और औरतों के नाम में कुछ डिफरेंस नहीं करते हैं। जो कियारा होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी बात है, यहाँ पर इंसानों में एक स्वॉर्ड्समैनशिप होती है जिसे जॉन हाउल कहते हैं। और इस वजह से पक्का ही उसने ये नाम इस वजह से रखा होगा क्योंकि वो इस ही स्वॉर्ड्समैन स्किल का यूज करता है। और तुम क्या इस बात पर पूरे तरीके से परेशान हो गए? मुझे तो इस बात पर परेशानी लग रही है कि जो अल्टायर है वो एक ड्रैगन की डिसाइपल है। जो एडविन होता है वो कहते हैं क्या, और वाइट ड्रैगन, और किताबों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो ब्लैक ड्रैगन के द्वारा हजारों लाखों सालों पहले मार दिया गया था। और हमारी तो किताबों में यही लिखा हुआ है। अल्टायर होती है वो कहती है कि नहीं, वो उस समय पर मरा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ सील किया गया था। और उसकी एक छोटी सी आत्मा का टुकड़ा 100 साल पर हमेशा निकलता है और अमेजिंग टैलेंट को ढूंढता है। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब उसने मुझे ढूंढा था तो उसका 100 साल पूरे होने वाले थे, तो उसे 6 साल पहले अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौटना पड़ा था। और जो स्वॉर्ड सैंड थी उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया। और लेकिन ये बंदा एकदम से सामने आ गया और कह रहा है कि 6 साल पहले जो स्वॉर्ड सैंड थी उन्होंने इसको अपनी टीचिंग दी है। इसको सुनकर के कियारा कहती है, क्या वो एक बहरूपिया है? इसको सुनकर के अल्टायर अपने मन में कहती है कि ऑफ कोर्स मैं सच जानती हूँ कि वो एक बहरूपिया नहीं है। जो एड्रेस है वो सच में मास्टर का एक ट्रू डिसाइपल है। मैंने ये जेफर से सुना, पर ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल रहेगा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है मैं हमेशा से ही हर किसी पर्सन पर बहुत ज़्यादा शक करती हूँ। तो अगर मैं इस पर बिल्कुल भी शक नहीं करूँगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब वो लोग जानते हैं कि मेरा मास्टर कौन है और यहाँ पर हम 3 ही लोग हैं, जेफर, नेड और मैं, जो कि जो फ्यूचर है उसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा कि सभी के सभी लोग फ्यूचर को जानने लगेंगे। इस वजह से मुझे एकदम नेचुरल रिस्पांस देना होगा और मुझे इन लोगों को एक ऐसे कंक्लूजन पर ले करके जाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो। इसके बाद में जो फिलिप होता है वो कहता है कि जो प्रॉब्लम है वो स्वॉर्ड है। अगर स्वॉर्ड रियल है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर स्वॉर्ड फेक हुई तो, और जो रिक्रूम है मतलब इस स्वॉर्ड का नाम है, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर को रखती है और हम लोग उसको डीमन गॉड कल्ट के पास बिल्कुल भी पहुंचने नहीं दे सकते हैं। और कोई कहता है कि लेकिन वो यहाँ पर मैरिज प्रपोजल के लिए उस स्वॉर्ड का क्यों यूज कर रहा है? दूसरा कहता है कि मुझे नहीं पता और उसके आसपास बहुत ज़्यादा र्यूमर फैल रहे हैं तो फिर हर किसी ने उसके बारे में जान लिया होगा। कोई कहता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि वो जो स्वॉर्ड है वो असली है या फिर नकली। जो जेफर होता है वो कहता है कि ये जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। इसको सुनकर के अल्टायर कहती है, क्या सर जेफर प्लीज़ इसके बारे में और बताइए। और अपने मन में कहती है कि बहुत अच्छे, अब अपना प्लान आगे बढ़ रहा है और चलो एक बार डीमन गॉड कल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया था कि वो लोग ड्रैगन हट को चुरा लेंगे, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। उसके बाद में ओल्डिन और जो ट्विन नाइट थे वो भी मारे गए और ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है उनके लिए। उसी के साथ में उन्होंने एक जो लूकस था उसका एक दोस्त था मैथियस, जिसको कि उन लोगों ने वहाँ पर प्लांट किया था ताकि जो मैथियस था वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डीमन गॉड कल्ट को लगातार पहुँचाते रहे। लेकिन हम लोगों ने पूरी चीज़ उसकी बर्बाद कर दी। उसके बाद में हम लोगों ने ऐसा किया ताकि जो डीमन गॉड कल्ट है वो खुद ब खुद अपने ही पार्टी मेंबर पर शक करने लगे और फाइनली हम लोगों ने ऐसा करवा भी लिया। और जिस बंदे पर शक आया था उसको भी तो कोई चाहिए ताकि वो किसी पर अपना सारा का सारा जो शक है उसको डाल सके। और
अगर डीमन गॉड कल्ट की बात करी जाए तो फिर वो लोग मानते हैं कि नेड ये सब कर ही नहीं सकता है। उसके बाद में उन लोगों का शक लूकस पर आता है, लेकिन अगर वो लोग अच्छे तरीके से सोचेंगे तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि ये लूकस से तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा होगा जो कि डीमन गॉड कल्ट में भी बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक उसका इन्फ्लुएंस है, और उसी के साथ में वो सेंट लूकस और जो नेड है उनको दोनों के दोनों को अपने इशारों पर नचा करके उनका जो डीमन गॉड कल्ट है उनके पूरे प्लान को बर्बाद कर सकता है। और पक्का ही उनको लग गया होगा कि यहाँ पर इन सभी के सभी सीन्स के पीछे कोई ना कोई तो है। अल्टायर आंखें बंद करती है और एकदम मस्त सी शक्ल बनाती है और कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे भी इस पर शक हो रहा है और यार लिटरली कैसी लग रही है। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि तो फिर तुम अब ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड है वो असली हो चाहे नकली, लेकिन ये पक्का ही पक्का एक ऐसा प्लान है जिसमें कि वो लोग चाहते हैं प्रिंसेस गिर पड़े। और सब लोग इसको सुन करके बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जो जेफर होता है वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है और यहाँ पर वो इस समय पर आया है तो प्रिंसेस ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो मैं लिंडन में अभी अभी जाता हूँ और लिंडन वहीं है, ठीक है। और जो जेफर होता है वो कहता है कि मैं जाता हूँ और यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हम लोग पता लगा सकें ये स्वॉर्ड असली है या फिर नकली। जो अपनी अल्टायर होती है वो कहती है कि मैंने सुना है कि जो रिक्वेम है उसी स्वॉर्ड का नाम वो एक ड्रैगन हर्ट के साथ में रिएक्ट करती है और जैसे ही तुम उसके पास में जाओगे तुम्हारा ड्रैगन हर्ट खुद ब खुद रिएक्शन देने लगेगा। और जो जेफर होता है वो कहते हैं कि हाँ तो अब हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, कंक्लूजन मतलब निचोड़, और मैं जल्दी से जल्दी लिंडन के लिए निकलता हूँ। और अगर ये जो स्वॉर्ड है वो असली हुई तो मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और अगर ये ट्रैप हुआ तो फिर मैं इसको पूरे तरीके से साफ़ कर दूंगा। जेफर कहते हैं कि इसी के साथ में मैं जल्दी ही लिंडन में पहुंच गया सनसेट से पहले ही। और वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेफर होता है वो उस बंदे के सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि ओह तो तुम प्रिंसेस नहीं हो, तुम कौन हो? जेफर होता है वो कहता है कि एक्चुअली इस बंदे के बारे में जो भी र्यूमर हैं वो डीमन गॉड कल्ट के कल्ट लीडर ने पूरे तरीके से सुन लिए होंगे, लेकिन जो डीमन गॉड कल्ट है वो इस समय पर स्वॉर्ड सेंट जो कि एक वाइट ड्रैगन है उससे बहुत ज़्यादा सावधान होगा। और इसी रीजनों के कारण से वो 2 साल से लगातार इसके पीछे एक उसने बंदा लगा दिया है जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो वो डीमन गॉड कल्ट है उसको पहुंचाता रहता है। और मेरा भी यहाँ पर खुद का एक रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ पर इतनी जल्दी आया हूँ। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ और तुम्हारा मतलब क्या है? जो येट्रिस है वो एकदम फेयर एंड स्क्वायर लड़ाई में जीता है और तुम्हारे पास में अभी भी एक कंप्लेंट है। तभी वो जो बंदा होता है वो उसको रोक लेता है और आगे मुंह पे मुंह खड़ा हो जाता है आकर के और कहता है कि खो और मैं अपने मास्टर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलूंगा अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे यहाँ पर बहुत कम जगह है तो क्या हम लोग को अपनी लोकेशन को चेंज कर लेना चाहिए और अगर तुम चाहो तो हम लोग यहाँ पर भी फाइट कर सकते हैं। और जो जेफर होता है वो कहते हैं कि ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक कुत्ते के तरीके मुझको फॉलो करो और अपनी लैंग्वेज इंचेंटमेंट का यूज करता है जिससे जो वो बंदा होता है वो एकदम मुंह पे मुंह भरा नीचे गिर पड़ता है और कहते हैं कि व्हाट द फक, और ये क्या है? मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ और क्या हो रहा है? और जो जेफर होता है वो एकदम कुत्ते के तरीके उसको ले जाने लगता है और जो बंदा होता है वो अपने मन में कहता है कि व्हाट द फक इज दिस, और अपना जेफर एकदम मस्त एटीट्यूड। और हमें देखो एक परेशानी हो गई थी जो राइटर ने हमारी मतलब सुधारी है। उसने जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई गई थी जिसने कहा था कि वाह तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा कूल है जेफर, बहुत अच्छे, और क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे? वो वाइट ड्रैगन थी, मनो सुना जो भी हो देख लेना। और उसके बाद में हमें एक लड़की दिखाई गई थी जो कि अपने जेफर को गले लगाई हुई थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे फादर से एकदम दूर मतलब बड़ा करना चाहती हूँ एकदम अलग तरीके से। वो जेफर की मॉम थी, ठीक है। और ये एक मतलब परेशानी थी जो कि लोगों को आ रही थी, तो राइटर ने एक लिए